हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे सर, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में अपने नंबर वाली कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया था सर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितने सवाल मैंने डिस्कस किए थे उन सारे सवालों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज हो रहा हो सर, तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो जरूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारा होमवर्क भी दिया था, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी होगी सर लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में एक नई कैटेगरी पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे सर। कैटेगरी का नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे बेस्ड सवाल। अगेन एक ऐसी कैटेगरी जिसकी पूरी नॉलेज हमें पहले से है सर, क्योंकि इस कैटेगरी के बारे में बहुत अच्छे से हम अपने लास्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में बात कर चुके हैं सर। तो जो ऑलरेडी सीख लिया है उसका तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ साथ कुछ नए अप्रोचेस पे भी बात करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट्स को भी यहां पे सीखेंगे सर। हम एक और चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कि हमारे ये जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी होती है, इसमें मेनली दो टाइप के सवाल ही मुझे मिलते हैं सर। एक वैरायटी होती है हमारे बोर्ड प्रॉब्लम की वैरायटी, जिसको सॉल्व करने के लिए मेनली आपको अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। और दूसरी वैरायटी होती है हमारे नॉर्मल टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले सवाल। क्लियर हो गया सर? अब ये जो नॉर्मल टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले सवाल होते हैं सर, इसको बनाने के लिए हमें मेनली तीन में से कोई एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। कौन से तीन फॉर्मूले सर? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या फिर आप कह लो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर आप कह लो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको मेनली तीन में से कोई एक ही याद होना चाहिए सर। कोई एक याद है तो आप बाकी फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हो, और उस एक फॉर्मूले के दम पे आप बड़ी आसानी से इस कैटेगरी के बड़े से बड़े सवाल को भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो सर। अब जाके अपने सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहानी चल रही है सर। तो सवाल यहां पे मेरा कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए सर। क्योंकि जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी के सवाल करवाए थे, तो वहां पे एग्जैक्टली इस वैरायटी का सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया था। तो सवाल कैसे सॉल्व करना है सर, इसका आपको यहां पे आइडिया होना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहां पे दोबारा से कुछ नई चीजों के साथ चीजों को डिस्कस करेंगे। अब यहां पे फंडे को समझना, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में यह भी बताया था सर कि आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को 95% वाले अप्रोच से भी बना सकते हो और 5% वाले अप्रोच से भी बना सकते हो। तो आपकी चॉइस होती है कि आप किस अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मैंने आपको साथ साथ यह भी हिदायत दी थी कि जो हमारा 95% वाला अप्रोच होता है वो बहुत ईजी टू वर्क होता है, सॉल्व करने में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर से डिस्कस करके आ रहे हैं। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिखे तो सबसे पहले 95% वाले अप्रोच पे सोचना। अगर वो अप्रोच वहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाओ तभी 5% पे जाना, वरना मत जाना। अब इस पर्टिकुलर सवाल को हम दोनों अप्रोच यानी कि 95% वाले अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे सर, और 5% वाले अप्रोच से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पे सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और अपनी कहानी यहां पे अपने 95% वाले अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं सर। तो यहां पे हमने तीन में से दो को मिटा दिया, क्योंकि मुझे पता है सर कि अल्टीमेटली कोई एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। एक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। अब बात को समझना, क्या कहता है सर 95% वाला अप्रोच? तो अप्रोच ये कहता है मुझे सर कि सवाल या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मुझसे लास्ट की तरफ दो चीजें पूछता ही पूछता है, और इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करते हैं। अब इस छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैंने अपने सवाल को पढ़ा था, तो देखो आखिरी वाली लाइन में मुझे क्या दिख रहा है सर। आखिरी वाली लाइन में लिखा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कुल मिला के सवाल को पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सवाल आखिरी की तरफ मुझसे बस एक चीज पूछ रहा है। कौन सी चीज? तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है सर, बस एक चीज।
लेकिन कंसेप्ट तो यह कहता है कि दो चीजें पूछी जानी चाहिए थी, यानी कि हो सकता है सवाल इनडायरेक्टली मुझसे एक और चीज पूछ रहा हो। तो अगर मुझे यह कंफर्म करना है कि एक्चुअली में कौन सी दो चीजों को हमें अपना वेरिएबल मानना है सर, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए अब मुझे अपने इसके पहले वाले स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा सर, क्योंकि लास्ट वाले स्टेटमेंट से तो यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी दो चीजों को अपना वेरिएबल मानेंगे सर। अब जब अपने इस सेकेंड लास्ट वाले स्टेटमेंट पे आ रहे हैं सर, तो देखो सेकेंड लास्ट वाले स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है सर, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन is increased by 5 किलोमीटर पर आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours less। इस लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है सर, कोई जर्नी है जो एक सर्टेन स्पीड से कवर की जा रही थी और उस जर्नी को कवर करने में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा था। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, सिर्फ इस वाली लाइन को पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, कोई जर्नी है, वो जर्नी एक कांस्टेंट स्पीड से, एक स्पेसिफिक स्पीड से कंप्लीट की जा रही थी और उस जर्नी को कंप्लीट करने में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा था। लेकिन अब सवाल ने कहा कि अगर मैं जर्नी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, कैसा चेंज करता हूं सर, तो अगर मैं अपने ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दूं तो उसी जर्नी को कवर करने में जो टाइम लगेगा सर वो घट जाएगा। इस वाली लाइन में सिंपली मुझे कहा जा रहा है सर कि अगर मैं अपने ट्रेन की स्पीड को एक स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ा दूं तो अब उसी सेम जर्नी को कवर करने में कम टाइम लगेगा, जितना पहले लग रहा था सर उससे कम टाइम लगेगा। तो इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है सर, इस लाइन को पढ़ के मुझे यह बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहले एग्जैक्टली स्पीड क्या थी यह सवाल ने नहीं बताया, बस इतना बताया कितना बढ़ा दी गई है। अगेन यह भी समझ में आ रहा है सर कि पहले ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा था यह भी सवाल ने क्लियर नहीं किया, बस इतना बताया कि अब कम टाइम लग रहा है। तो इससे मुझे एक रफ आइडिया दिमाग में क्रिएट होता है सर कि शायद यही वो दो चीजें हैं जो कि मेरा वेरिएबल बनने वाली हैं सर। अब इस बात को और कंफर्म करने के लिए इससे पहले वाली लाइन भी देखते हैं। अब जब इससे पहली वाली लाइन देख रहे हैं तो यहां पे अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो जा रहा हूं कि मेरा जो मानना था वो बिल्कुल सही था। क्यों था सर, समझते हैं। यहां लिखा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कुल मिला के मुझे कहा जा रहा है सर कि एक ट्रेन है जो कि एक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक कांस्टेंट स्पीड से। यहां पे मुझे अब एग्जैक्टली कहा जा रहा है सर कि एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक कांस्टेंट स्पीड से। इसी वजह से आगे जाके मुझे लाइन कह रहा था कि जर्नी अभी भी इतनी ही है। आगे जाके लाइन क्या कह रहा है सर कि जर्नी नहीं बदली है, जर्नी अभी भी इतनी ही है 300 किलोमीटर की, बस क्या बदल दिया गया, तो ये जो कांस्टेंट स्पीड थी इसको बढ़ा दिया गया एक वैल्यू से। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि स्पीड बढ़ा दोगे तो अब इतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा सर वो टाइम घट जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे देखो बहुत अच्छे से क्लियर है कि दोनों ही कंडीशन में आपकी जो जर्नी की लेंथ है सर, जर्नी की जो डिस्टेंस है वो तो बदल नहीं रही, यानी इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है ऑलरेडी। तो कॉमन सेंस से समझ में आता है सर कि अवेलेबल फॉर्मूला इस कैटेगरी के लिए यही है और ये चीज यहां पे आपको बता दी गई है, ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो मालूम क्या नहीं है आपको, स्पीड और टाइम ही तो मालूम नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है सर, यहां से भी मुझे बहुत अच्छे से कंफर्म होता है कि यही दो चीजें मालूम नहीं है और इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करेंगे। और सवाल ने यहां पे लास्ट में चालाकी करने की कोशिश की, आपको उसने लास्ट में दोनों चीजें नहीं पूछी, आपको उसने लास्ट में इन दो में से बस एक चीज पूछी कि आप तो बस मुझे बता दो कि ये जो जर्नी हो रही थी ना शुरुआत में, तो जिस कांस्टेंट स्पीड से हो रही थी वो कांस्टेंट स्पीड क्या थी। क्योंकि यहां पे सवाल ने आपको कह दिया है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ओरिजिनल स्पीड का क्या मतलब है, ये जो कांस्टेंट स्पीड से आपकी जर्नी हो रही थी ना सर, वो कांस्टेंट स्पीड क्या थी, वो सवाल आपसे आखिरी की तरफ पूछ रहा है। अब आप बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो सर अपने 95% वाले अप्रोच से कि इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करेंगे। अब आपकी मर्जी है, किसी को कुछ भी मान लो, आप स्पीड को x मान लो, टाइम को y मान लो, या फिर आप स्पीड को y मान लो, टाइम को x मान लो, बिल्कुल आपकी मर्जी है सर, वेरिएबल की चॉइस आपकी होती है। तो जो समझ में आया है सर उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो यहां पे लिख लेंगे सर, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x एंड द ओरिजिनल
टाइम टेकन इक्वल टू y। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है पूरी सही है कि कुछ यहां पे छूट रहा है, सोच के बताओ। तो तुरंत कहोगे सर ठीक है, आपने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया सर, और उस जर्नी को कवर करने में जितना टाइम लग रहा था उसको आपने y मान लिया, लेकिन आपने अभी तक यूनिट नहीं बताई सर। यहां पे आपको यूनिट बताना जरूरी है सर। हमें पता है कि यहां पे हर जगह किलोमीटर पर आवर में बात हो रही है, तो अल्टीमेटली यहां पे आपने जो माना है सर उसको भी कुछ यूनिट असाइन करनी पड़ेगी। और मैंने आपको सिखाया था कि उस टाइप की चीज के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल सवाल कर रहा होगा आप भी उसी का इस्तेमाल करना। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, मैंने आपको सिखाया था सर कि उस टाइप की यूनिट के लिए, उस टाइप की चीज के लिए सवाल जिस यूनिट का इस्तेमाल कर रहा होगा आप भी उसी का इस्तेमाल करना। और यहां पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आप तो बाय डिफॉल्ट याद रखना कि कहीं पे भी डिस्टेंस की बात होती है तो आंख बंद करके किलोमीटर लगाया, कहीं पे भी स्पीड की बात होती है आंख बंद करके किलोमीटर पर आवर लगाया, कहीं पे भी टाइम की बात होती है तो आंख बंद करके आवर्स लगाया। सर ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो स्पीड की बात हो रही है जिसको आपने एक्स माना है तो यूनिट लिखना जरूरी है सर। और क्या सिखाया था? सिखाया था जहां स्पीड की बात हो किलोमीटर पर आवर। अगेन टाइम की भी बात हो रही है सर, टाइम को वाई माना, अगेन यूनिट लगाना जरूरी है। टाइम के लिए क्या यूनिट सिखाया था सर? आवर सिखाया था, लिख लिया। अब जाके हमारा ये जो मानना है, ये जो अजम्पशन है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे, तो ध्यान से सुनना। अब मुझे यह भी पता है सर कि सवाल मुझे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और उस दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपने दो इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कहानी खत्म। अब देखो, अब मेरा काम है सवाल के अंदर दो इंफॉर्मेशन को ढूंढना, और मैं बहुत आसानी से अपने सवाल को पढ़ने के दौरान ही समझ गया था कि मेरे दो इंफॉर्मेशन कहां है। सर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद यहां से लेके सर यहां तक हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन है। तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई है, अब क्या बचा है? इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है भैया? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। मुझे सिंपली कहा जा रहा है सर कि मान लो दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है, इसी स्टेशन के रूट के बीच में हमारी ट्रेन चलती है, ठीक है, और ये दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की है। तो सवाल मुझे कह रहा है कि ये जो ट्रेन है ये 300 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, ये मुझे यहां पे कह रहा है। तो क्या आप यहां से इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है सर। क्या गिवन है? यहां पे डिस्टेंस गिवन है। आपको दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी गई है, आपको जर्नी की लेंथ गिवन है सर, कितनी? 300 किलोमीटर। तो फंडे को समझना, आपको डिस्टेंस गिवन है कितना सर? 300 किलोमीटर। अब डिस्टेंस होता क्या है? तो अभी जस्ट फॉर्मूला सीखा है सर कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी स्पीड इंटू टाइम ही किसके बराबर होगा सर? 300 के बराबर होगा। यही स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होगा सर? 300 के बराबर होगा। अब आपने अपनी स्पीड को क्या माना था? तो आपने अपने ट्रेन की स्पीड को सर x माना था, इंटू टाइम टेकन को कितना माना था सर? y माना था, बराबर 300। लो बना ली सर हमने अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन, इजी पीजी। क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने यह भी बताया था कि जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के सवाल होते हैं कई बार आपको कॉम्प्लेक्सिटी में ला सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम बनाने से आपका काम आसान हो जाएगा तो आप डायग्राम जरूर बनाना। तो डायग्राम आप बना के भी चल सकते हो, नहीं भी बना के चल सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस को आपके लिए और आसान बनाने के लिए मैं डायग्राम भी यहां पे ऊपर में बना देता हूं सर, कि दो पॉइंट्स में मान लेता हूं ए और बी, और कह देता हूं कि यही जो जर्नी की लेंथ है जो मुझे ट्रेन से कवर करनी है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि आपकी जो ट्रेन है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्लियर हो गया? तो उसको जस्ट मैंने शो कर दिया। अब देखो, तो ये बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या इक्वेशन है सर? इक्वेशन है xy बराबर 300, यानी कि सर एक नॉन लीनियर इक्वेशन बन के आ रही है। अब आगे, अब किसकी बारी सर? सेकंड इंफॉर्मेशन की बारी। तो फिर से ध्यान से सुनना, सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर? तो सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो फंडे को समझना, अभी भी जो आपकी ट्रेन है ना सर, वो इसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। ये दूरी नहीं बदली है सर, ये जो दो स्टेशनों की दूरी है ये चेंज नहीं हुई है, अभी भी ये 300 किलोमीटर ही है। यानी कि सर सवाल की लैंग्वेज से मुझे क्लियर है कि जर्नी लेंथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस जर्नी लेंथ को कवर करने का स्पीड और टाइम चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है सर? तो अब मुझे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता हूं
तो इस डिस्टेंस को अब ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा सर वो टाइम घट जाएगा, यानी कि अभी भी सर जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर ही रहने वाली है, लेकिन अब इस केस में स्पीड और टाइम बदल गया। क्या क्या हो गया सर? तो फंडे को समझना, डिस्टेंस कितना होता है सर? स्पीड इंटू टाइम बराबर 300 किलोमीटर। अब देखो हमारा नया वाला स्पीड क्या है सर? तो स्पीड को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है सर? तो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया गया है। अब फंडे को समझना, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया गया है। पहले कितनी थी सर? तो आपने जो माना है उसके हिसाब से पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, जिसको 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया गया। तो नई स्पीड क्या है सर? नई स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है सर। नई स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या होनी ही नहीं चाहिए सर। सिंपली जो बात यहां कही गई उसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में डाल दिया। अब टाइम के बारे में क्या कहा गया है सर? तो टाइम के बारे में मुझे कहा जा रहा है कि अब जब स्पीड बढ़ा दी गई तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मुझे कम टाइम लग रहा है। कितना कम टाइम लग रहा है सर? तो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे कम लग रहा है। पहले जितना टाइम लग रहा था सर उससे 2 घंटे कम लग रहा है। पहले कितना टाइम लग रहा था सर? तो आपने जो माना है उस हिसाब से पहले उसको y घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे कम लग रहे हैं सर। तो नया टाइम क्या हो जाएगा? y में 2 को घटा दो, y माइनस 2 घंटे हो जाएगा सर। नया टाइम क्या हो जाएगा? पुराने टाइम में 2 घंटे घटा दो, आपका जर्नी का नया टाइम आपके सामने। यूनिट क्या हो जाएगी सर? आवर बराबर यहां पे 300 किलोमीटर। अब यहां पे क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में सारे यूनिट को हटा दो, सिंपली इक्वेशन लिख दो। तो अब मैं यहां से लिख दूंगा सर x प्लस 5 इंटू यहां पे y माइनस 2 बराबर इस तरफ 300। लो बना दी सर अपने सेकंड इंफॉर्मेशन से सेकंड इक्वेशन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन कहानी यहीं तक की है, यहां तक बना लिया उसके बाद तो धुएं में सवाल उड़ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब अपने दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड लिखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे फिर से बात करेंगे सॉल्व करने के दौरान। तो दूसरी वाली है सर x प्लस 5 इंटू यहां पे y माइनस 2 बराबर 300। ये क्लियर है सभी को? तो ये पूरी चीज अब यहां से इरेज कर देते हैं सर। अब ध्यान से मेरी बात को बिल्कुल सुनना और समझना। तो कुल मिला के सर अपने दो इंफॉर्मेशन की मदद से जो मेरे पास 2 इक्वेशन आ रही है, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा देखो। क्या दिख रहा है सर? आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है सर। ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है और इसको भी जब अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे सर तो आपके पास x इंटू वाई का टर्म आ जाएगा। यानी ये भी मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अल्टीमेटली एक नॉन लीनियर इक्वेशन ही बनने वाली है। तो 2 नॉन लीनियर इक्वेशन। तो 2 नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए सर ने क्या सिखाया था? सर ने सिखाया था कि अगेन जहां नॉन लीनियर दिखे सब्स्टिट्यूशन लगा लो। और 2 नॉन लीनियर में सर ने सिखाया था कि जो आसान वाली होती है, जो सिंपल वाली आपको नॉन लीनियर इक्वेशन लगती है, वहां से आप क्या करो, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिख लो और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो सर। तो क्या लग रहा है दोनों में आसान कौन है? तुरंत कहोगे सर यही मेरे सिंपल वाली नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो यहां से आप अपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिख लो और उसको नीचे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो सर। तो या तो आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख सकते हो या फिर आप y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख सकते हो सर, आपकी मर्जी है। तो मान लो यहां से बिल्कुल रैंडमली मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख लेता हूं। क्या हो जाएगी सर? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x बराबर 300 बाई y। मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख ली सर। अब इसी चीज को मैं अपने नीचे वाली इक्वेशन में x के बदले सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सर। क्या हो जाएगा? तो देखो, तो x बराबर 300 बाई वाई लिख लेते हैं सर। यहां पे x बराबर 300 बाई वाई, उसके बाद क्या है सर? प्लस 5 है इंटू यहां बगल में क्या है सर? y माइनस 2 है बराबर इस तरफ कितना है सर? 300। अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। तो 300 बाई वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा सर? y से y गया, आपके पास आ गया 300। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा सर? 300 टू जा 600 बाई वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? प्लस 5y हो जाएगा यहां पे। उसके बाद माइनस 10 बराबर 300। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। तो मेरे पास निकल के आ रहा है, यहां पे ध्यान देना सर, 5y माइनस 600 बाई वाई बराबर, ध्यान दो, 300 उस तरफ जाएगा सर। तो 300 से 300 खत्म हो गया, यहीं पे दिख गया सर। माइनस 10 उस तरफ जाएगा, प्लस 10 बन जाएगा सर। ये मेरे पास निकल के आ गया। अब यहां पे चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही हैं सर। मुझे दिख रहा है कि मैं ओवरऑल इन दोनों टर्म से 5 को कॉमन निकाल सकता हूं। तो 5 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60, यानी कि 120 बाई वाई बराबर 10।
ये करने से फायदा ये हुआ सर कि अब हम 5 2 10 करके इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब मेरे पास और सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आ रही है सर? तो ये आ रही है y माइनस 120 बाई वाई बराबर यहां पे 2, ये निकल के आ रही है सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो सर। तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में y हो जाएगा, ऊपर हो गया सर वाई स्क्वायर, माइनस यहां पे कितना हो गया 120 हो गया सर, बराबर यहां पे कितना हो गया सर 2 हो गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। तो वाई स्क्वायर माइनस 120 बराबर इस तरफ 2y हो गया सर। 2y को अपने बगल में बुलाओ तो आपके पास आ जाएगा यहां पे वाई स्क्वायर माइनस 2y, उसके बाद माइनस 120 बराबर 0। अब जाके मेरे पास मुझे दिख रहा है सर कि y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ रही है। इतना पहले नोट डाउन करो, क्लियर है? अब यहां पे जो समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना सर। पहले इस डेटा को यहां से हटा देते हैं। ये क्या माना था हमने, y आवर्स माना था। अब देखो, तो मेनली इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करना हमारा काम है सर। अभी भी इसको रब नहीं किया है क्योंकि अभी हम एक और चीज सीखेंगे। तो इक्वेशन है सर हमारी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 बराबर 0। अब यहां पे सर मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना थोड़ा आसान लग रहा है, तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स यहां पे सोचने की कोशिश करते हैं सर। तो यहां पे अगर मैं अपने एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस 120। माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अल्टीमेटली 120 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं सर। तो 260 जा, 230 जा, 215 जा सर, 35 जा। अब कैसे दो कॉम्बिनेशन बनाओ कि मेरे पास अपना मिडिल टर्म -2 निकल कर आ जाए सर। तो देखो यहां पे हो गया 5 3 जा 15, यहां पे 2 2 जा 4 2 जा 8, काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। और देखते हैं तो 3 2 जा 6 2 जा 12 और यहां पे 5 2 जा 10, तो काम हो गया सर। 12 और 10 की मदद से मेरा काम हो गया। यानी कि अब मैं यहां पे लिख सकता हूं सर वाई स्क्वायर, उसके बाद -12y प्लस 10y माइनस 120 बराबर 0। क्लियर हो गया? अब पेयरिंग करते हैं सर। तो पेयरिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y यहां पे कॉमन y माइनस 12 प्लस यहां पे 10 कॉमन सर y माइनस 12 बराबर 0। ओवरऑल में दिख रहा है सर कि y माइनस 12 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, यहां बगल में आ गया y प्लस 10 बराबर यहां पे 0। उसके बाद यहां से लिख सकता हूं सर y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि y बराबर 12, और इधर निकल के आ रहा है सर y प्लस 10 बराबर 0, यानी कि y बराबर -10। यहां तक कोई दिक्कत क्या किसी को? नहीं। यानी कि सर y की दो वैल्यू निकल के आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, दोनों y एक्सेप्टेबल होगा या यहां पे कोई आंसर इनवैलिड हो जाएगा? और अगर इनवैलिड होगा तो क्यों इनवैलिड होगा? सोचो और तुरंत जवाब दो। तो तुरंत जवाब दोगे सर कि y क्या है? तो आपने अपने जर्नी के टाइम को y घंटे माना है, तो ये जो y निकल के आ रहा है सर, ये आपके जर्नी का टाइम निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है सर? जर्नी का टाइम। क्या जर्नी का टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है सर? नहीं हो सकता है। तो फिजिकली स्पीकिंग कभी भी जर्नी का जो टाइम है सर वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम जो अजम्पशन जानते हैं उसके हिसाब से मुझे पता है सर सबसे छोटे टाइम की वैल्यू 0 होती है। हम जो असम्पशन पढ़ते हैं सर उसके हिसाब से मुझे पता है सबसे छोटी टाइम की वैल्यू 0 होती है। टाइम नेगेटिव कभी नहीं हो सकता सर, टाइम हमेशा या तो 0 होता है या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रीजन क्या लिखोगे? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे सर? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर हो गया? यानी कि बस ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल है सर, वो वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आंसर मेरा वैलिड आंसर। तो आपने अपनी जर्नी का ओरिजिनल टाइम निकाल लिया सर। ये जो आपने y माना था, ये y क्या है? आपकी जर्नी का ओरिजिनल जो टाइम लग रहा था कवर करने में वही है सर। कितना निकल के आया? 12। यूनिट क्या है सर? घंटे। यानी कि आपके जर्नी का ओरिजिनल टाइम है 12 घंटे। तो यहां पे आप लिख सकते हो सर कि ओरिजिनल टाइम ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 12 घंटे 12 आवर्स। लेकिन क्या आपसे जर्नी का ओरिजिनल टाइम पूछा गया था? नहीं सर, आपसे जर्नी की ओरिजिनल स्पीड पूछी गई थी जिसको आपने x माना है सर। तो आपको x निकालना पड़ेगा। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। y आ गया है तो x भी निकाल लेंगे। कैसे सर? तो ये रही हमारी x की वैल्यू। क्या हो जाएगी x सर? तो x बराबर हो जाएगा 300 बाई y, यानी कि 300 बाई 12 सर। तो कितना हो जाएगा सर? यहां पे 6 2 जा 12, उसके बाद 6 5 जा 30, 2 25 जा, कुल मिला के 25। और यूनिट क्या हो जाएगी सर? स्पीड है। x मेरी स्पीड है यानी कि किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर आपके ट्रेन के जर्नी की ओरिजिनल वाली स्पीड थी। यानी कि शुरुआत में जो आपको कहा गया था ना कि ये 300 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से कवर कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड क्या थी सर?
तो वो कांस्टेंट स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी। और जो शुरुआत में इस कांस्टेंट स्पीड से जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लग रहा था सर? 12 घंटे लग रहे थे। कितना टाइम लग रहा था सर? 12 घंटे लग रहे थे। अब देखो, ऐसा नहीं कि सवाल आपसे बस यही पूछ सकता था, सवाल आपसे बहुत कुछ पूछ सकता था। सवाल आपसे यह भी पूछ सकता था फाइंड द ओरिजिनल स्पीड एंड द ओरिजिनल टाइम टेकन, दोनों बता देते आप। सवाल आपसे यह भी पूछ सकता था कि आफ्टर द चेंजेस इन स्पीड फाइंड द न्यू स्पीड एंड ऑल्सो फाइंड द न्यू टाइम टेकन। सवाल आपसे यह भी पूछ सकता था सर आफ्टर द चेंजेस इन स्पीड फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ द जर्नी एंड नाउ द न्यू टाइम टेकन। नहीं बता सकते, वो भी बता सकते थे सर। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? तो पुरानी स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा दो सर, पुरानी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो सर। पुरानी स्पीड 25 है, तो न्यू स्पीड अब क्या हो रही है? सवाल में दी गई बात के हिसाब से 25 + 5 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि न्यू स्पीड क्या बताते थे सर? 30 किलोमीटर पर आवर। नया टाइम क्या हो जाता है सर? तो पुराने टाइम में 2 घंटे घटा दो। पुराना टाइम कितना था सर? 12 घंटे। 2 घंटे कम कर दो, कितना बचा? 12 - 2 10 घंटे। तो न्यू टाइम क्या बता देते सर? 10 आवर्स बता देते। तो ऐसा नहीं है कि सवाल बस आपसे ये पूछ सकता था सर, सवाल आपसे बहुत कुछ पूछ सकता था, और कुछ भी पूछ देता धुएं में उड़ा देते सर, कोई दिक्कत नहीं होती। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपली था सर हमारा 95% वाला अप्रोच, और इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से अपने लास्ट चैप्टर में सीख कर आ रहे हैं सर। अब इसी सेम सवाल को 5% वाले अप्रोच के हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना सर यहां पे। अब देखो 5% वाला अप्रोच कैसे काम करेगा। अब अपने सवाल को 5% वाले अप्रोच की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। तो सबसे पहले अपने 5% वाले कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है सर? तो कंसेप्ट ये कहता है कि यहां पे भी सवाल मुझे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब 2 इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, इन टर्म्स की वैल्यू बताने में मुझे दूसरी वाली इंफॉर्मेशन मदद करता है सर। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे मैं अपने सवाल को देख रहा हूं सर, तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है कि मैं 5% वाले अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को 2 नए मेथड से सॉल्व कर सकता हूं सर। तो यहां पे अपने दोनों मेथड पे बात करेंगे। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हमारी सेकंड कैटेगरी है ना सर, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी, इसके अंदर 5% वाले अप्रोच में किस तरीके से सोचना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको मैं आपको सीधे बता दूं और कह दूं दिमाग में रखना, तो बड़ी आसानी से इस कैटेगरी के हर सवाल में आप 5% लगा लो। यहां पे ये जो सोच है कि किस तरीके से 5% में आगे बढ़ना है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है सर। यहां पे कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मैं आपको लेक्चर के शुरुआत से कह रहा हूं कि आप तो नॉर्मली 95% से आगे बढ़ने की कोशिश करना। अगर कहीं ना लगा पाओ तभी 5% पे जाना, वरना जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी सर जानेंगे हर एक मेथड। तो यहां पे देखते हैं किस तरीके से अपने 5% वाले अप्रोच में यहां दोनों मेथड पे सोचेंगे सर। तो ध्यान से सुनना, अपने सबसे पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो इतनी कहानी तो पक्की है सर कि 2 इंफॉर्मेशन दी गई होगी, और सवाल ऑलरेडी पढ़ लिया है सर। 2 इंफॉर्मेशन है, कहां है वो भी पता है, मार्क कर लेते हैं सर। तो यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक सर सेकंड इंफॉर्मेशन। अब मुद्दा यह है कि दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले जाएगा, यह मुद्दा है सर। अब अगेन यहां पे कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है बताने का, लेकिन एक तरीका है जिससे आप सोच सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन आपको बड़ी इंफॉर्मेशन लगे, जो इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन लगे, बहुत हाई चांसेस है कि वही इंफॉर्मेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले जाएगी। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। अब यहां पे सबसे पहला डाउट स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर कि दोनों में से किसी इंफॉर्मेशन को देखकर यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन मुझे क्वाड्रेटिक तक ले जाएगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो एक छोटा सा ट्रिक फॉर्म याद रख सकते हो सर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि 2 इंफॉर्मेशन में जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली इंफॉर्मेशन होती है, जो ज्यादा खतरनाक दिखने वाली इंफॉर्मेशन होती है, जो ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, वही मेनली मुझे क्वाड्रेटिक की राह तक ले जाती है सर। तो इस छोटी सी ट्रिक को ध्यान में रखेंगे सर, तो यह समझ में आ रहा है कि बहुत हाई चांसेस है सर की बात के हिसाब से कि ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राह पर ले जाएगी। अब आगे किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे सर? तो फंडे को समझना सर। सवाल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सवाल को पढ़ने से मुझे पता है यहां पे कि एक 300 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल हो रही है ट्रेन के द्वारा, और इस सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा गया है
कि ट्रेन पहले जिस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, अगर उस स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो अब इसी 300 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल करने में 2 घंटे पहले के मुकाबले कम लग रहे हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करना चाहता है, और सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि ट्रेन अगर अपनी पुरानी वाली स्पीड के मुकाबले अपनी इस नई वाली स्पीड में अपनी स्पीड को बढ़ा देता है सर, तो इस बढ़े हुए स्पीड के साथ इस 300 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में अब 2 घंटे पहले वाले टाइम के मुकाबले कम लग रहे हैं सर। अब देखो कैसे सोचेंगे इक्वेशन पर। तो मान लो मैं कह देता हूं कि हमारी जब ओरिजिनल स्पीड से ट्रेन चल रही थी तो उस समय ट्रेन को 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में T1 टाइम लग रहा था, और अब सेकेंड सिचुएशन में मान लेते हैं सर जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई तो अब उस सिचुएशन में T2 टाइम लग रहा है। अब बात को ध्यान से सुनना, यहां से कौन सा बड़ा टाइम है कौन सा छोटा टाइम है। तुरंत कहोगे सर कि सेकेंड केस में स्पीड बढ़ा दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है सर स्पीड बढ़ा दोगे तो उतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा, यानी कि ये छोटा वाला टाइम है सर, ये मेरा बड़ा वाला टाइम है। और दोनों के बीच का जो गैप है ना, दोनों टाइम के बीच का जो गैप है सर, जो डिफरेंस है, वो सवाल ने आपको बता दिया है। सवाल ने आपको बता दिया है सर कि अब पहले के मुकाबले उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं सर। तो यहां से एक इक्वेशन में फ्रेम करने का सोच सकता हूं, कैसा सर? तो ये मेरा बड़ा वाला टाइम है, ये मेरा छोटा वाला टाइम है सर। अगर मैं अपने बड़े वाले टाइम में छोटे वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर मैं अपने बड़े वाले टाइम में छोटे वाले टाइम का डिफरेंस ले लूंगा सर, अगर मैं अपने बड़े वाले टाइम में छोटे वाले टाइम को घटा दूंगा सर, तो ये जो डिफरेंस है यही 2 घंटे के बराबर है। क्या यही बात सवाल ने नहीं बोली है? बिल्कुल बोली है। सवाल ने क्लियर किया है सर कि अब ट्रेन को पहले के मुकाबले 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि पुराने टाइम और नए टाइम में गैप कितना है? 2 घंटे का गैप है सर। अगर आप यहां से बनाने नहीं चाहते तो इसी बात को एक और तरीके से सोच सकते थे, कैसे? तो सवाल ने क्लियर किया है कि अब ये जो नया वाला टाइम है ना सर, ये पुराने वाले टाइम में 2 घंटे कम कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा, यानी कि सर पुराने टाइम में 2 घंटे कम कर दो, यही आपके नए टाइम के बराबर होगा। दैट्स इट। अगेन आप यही पहुंच गए सर, आपको दिख रहा है। अगेन T2 को उस तरफ भेज दो, 2 को इस तरफ ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा T1 माइनस T2 बराबर 2। आगे सर हमारी इक्वेशन। तो आप दोनों तरीके से यहां पे सोच सकते हो। अब ये सोचने से फायदा क्या हुआ सर? फंडे को समझना। तो अपने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले सवालों में मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि मुझे अपने बेसिक 3 में से कोई एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बाकी फॉर्मूले उसी एक की मदद से डिराइव हो जाएंगे। अब मुझे काम किसका है सर? टाइम का काम है। तो टाइम के टर्म्स में फॉर्मूला क्या जानते हैं सर? तो मैं लिख सकता हूं टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। सही बात है सर, लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे, अब यहां पे सर ये जो टाइम है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय, मान लो इस पहली सिचुएशन वाली टाइम के लिए मैं अपनी स्पीड को S1 कह देता हूं, और इस दूसरी सिचुएशन वाली टाइम के लिए मैं अपनी स्पीड को S2 कह देता हूं। अब थोड़ा मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा? आप तुरंत कहोगे सर दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस वही है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है सर, डिस्टेंस वही है 300 किलोमीटर। कितना है सर डिस्टेंस? 300 किलोमीटर। दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस कितना है सर? 300 किलोमीटर। और टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो पहली सिचुएशन में स्पीड क्या होगी, अब दूसरी सिचुएशन में स्पीड क्या होगी। तो मुझे डायरेक्टली स्पीड के बारे में नहीं बताया गया है, बस इतना बोला गया है कि पहले जितनी स्पीड थी उसमें 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो तो आपकी नई वाली स्पीड आ जाएगी। और लास्ट में मुझसे स्पीड ही पूछी जा रही है, क्या कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो यहां से मुझे अंदाजा मिल रहा है सर कि मेरी पुरानी वाली स्पीड S1 है, अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो मेरी नई वाली स्पीड क्या हो जाएगी सर? तो ऑब्वियस सी बात है, नई वाली स्पीड क्या है? पुराने के मुकाबले बढ़ी हुई स्पीड है। कितनी बढ़ी हुई है? तो 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी हुई है, यानी कि अगर आप x में 5 को जोड़ दोगे तो आपकी नई वाली स्पीड निकल कर आ जाएगी सर। यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, kmph। क्लियर हो गया सर? तो लो आपने यहां से बना ली अपनी इक्वेशन, और आपको दिख रहा है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। अब यहां पे यूनिट्स को हटा के अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। तो यूनिट्स को हटा दे सर, तो मेरे पास आ जाएगा 300 बाई एक्स माइनस 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 बराबर यहां पे 2। अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर 95% और 5% को कंपेयर करके बताओ क्या समझ में आया, तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर 95% वाली कैटेगरी में सोचना ज्यादा आसान था, लेकिन सॉल्व करने के दौरान चीजें लेंदी हो रही थी। लेकिन यहीं पे 5% वाली कैटेगरी में मुझे दिख रहा है सर सोचना थोड़ा सा टिपिकल है,
लेकिन सॉल्व करने में चीजें आसान है क्योंकि डायरेक्टली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा, सीधे दिख रहा है। इसको यहां पे क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे, चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये x क्या है सर, तो आपने अपनी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड को तो ही x किलोमीटर पर आवर माना था, तो जब आप x निकालोगे तो आपके ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड भी निकल कर आ जाएगी। सर नोट डाउन करो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां पे कैसे सोचना है ना इस कैटेगरी में 5% पे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अब देखो, मान लो आप दोनों में एक्सपर्ट हो गए, 95% में भी 5% में भी। अब एग्जाम में कैसे बनाओगे, किस मेथड का इस्तेमाल करोगे? तो देखो, सॉल्व ज्यादा तेज 5% करेगा, ये मैं आपको बता दूं, सॉल्व ज्यादा तेज 5% करेगा, लेकिन 95% पे सोचना ज्यादा आसान है। तो आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरीके से बढ़ना चाहते हो। मान लो एग्जाम में टाइम कम है, वर्ड प्रॉब्लम छूटा हुआ है, तो 5% के हिसाब से सोच के बनाना, पूरे नंबर मिलेंगे। मान लो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, पूरा टाइम अच्छे से एग्जाम में आपका रेगुलेटेड है, तो जब प्रॉपर टाइम है तो आप 95% ही सोच के बनाने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पूरी चॉइस आपकी सिचुएशन के हिसाब से है कि एग्जाम में किस सिचुएशन में हो और आपको कौन से मेथड पे कितने ज्यादा कमांड है। ये क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन किया? क्लियर हो गया? तो इसको सॉल्व कर लोगे, आपका ओरिजिनल स्पीड निकल कर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं सर यहां पे इसी 5% में देखो दूसरे तरीके से कैसे सोच सकता हूं, तो ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल सोचने का अप्रोच यही रहेगा, दूसरा तरीका होगा, लेकिन कैसे समझते हैं सर। अब देखो, अब यहां पे मैं टाइम के हिसाब से नहीं सोचता हूं, स्पीड के हिसाब से सोचता हूं। अब फंडे को समझना। अब सेकेंड मेथड में मैं क्या कर रहा हूं सर, शुरुआत में जब कांस्टेंट स्पीड से मेरी ट्रेन चल रही थी तो शुरुआत वाली ओरिजिनल स्पीड को मैंने S1 मान लिया सर, और सेकेंड सिचुएशन में जब स्पीड बढ़ा दी गई है तो जब ये मेरी बढ़ी हुई नई स्पीड है सर, तो इस बढ़ी हुई नई स्पीड को मैंने S2 मान लिया। अब देखो, सवाल ने अगेन इन दोनों स्पीड के बीच का आपको गैप बता दिया। कितना बताया सर? तो सवाल ने बता दिया गया है कि पुरानी वाली स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया है, तब आपकी नई वाली स्पीड निकल के आ रही है। यानी कि दोनों स्पीड के बीच का गैप कितना है सर? 5 किलोमीटर पर आवर का गैप है। बड़ा स्पीड कौन है, छोटा कौन है सर? तो ये जो नई वाली स्पीड है ये ज्यादा बड़ी स्पीड है सर, क्योंकि यही मेरी बढ़ाई गई स्पीड है। तो अगर मैं अपने बढ़ी गई स्पीड में अपनी पुरानी वाली छोटी वाली स्पीड को घटा दूंगा सर, तो इसी के बीच का जो गैप है सर, यही जो वैल्यू है ये 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, ये 5 kmph के बराबर है सर। क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगेन ऐसे ही सोचो, तो सर स्पीड क्या होता है? अब इस स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूले को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सर, तो हम लिख सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब फिर से मेरी बात को समझना सर, डिस्टेंस बाय टाइम, तो सेकंड सिचुएशन वाली स्पीड है उसके लिए टाइम को T2 कह देता हूं, फर्स्ट सिचुएशन वाली स्पीड है इसको टाइम को T1 कह देता हूं सर। यही डिफरेंस मेरा 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है, अब फंडे को यहां पे समझना सर, अगेन दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस मेरा 300 किलोमीटर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में सर मेरा जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर ही है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है सर, किसी किस्म का फर्क नहीं है। अब टाइम की बात करते हैं सर। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दोनों ही सिचुएशन में टाइम अलग अलग है सर, ये वाला ज्यादा बड़ा टाइम है और सेकंड सिचुएशन का टाइम छोटा टाइम है, तो उल्टा मत लिख लेना, ध्यान देना सर। ये जो टाइम है ये T1 क्या है, पहले सिचुएशन वाला टाइम है, ये ज्यादा बड़ा टाइम है। सेकंड सिचुएशन में स्पीड आपकी बढ़ा दी गई है तो टाइम कम लगेगा, तो ये छोटा वाला टाइम है सर। अब यहां पे टाइम के टर्म्स में कैसे काम करेंगे सर, तो मान लो मैंने अपने ओरिजिनल वाले टाइम को क्या मान लिया, x मान लिया, अपने शुरुआत वाले ओरिजिनल वाले टाइम को x मान लिया। नया वाला टाइम क्या है सर, तो आपको सवाल ने बता दिया है पुराने वाले टाइम में 2 घंटे कम हो जाओ, पुराने वाले टाइम में 2 घंटे कम कर दो, आपका नया वाला टाइम आ जाएगा, क्योंकि आपको कह दिया गया है सर अब ट्रेन को पहले के मुकाबले 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो नया वाला टाइम कैसा आएगा सर, पुराने वाले टाइम में 2 घंटे कम हो जाओ तो आपका नया वाला टाइम आ जाएगा। लो बन गई सर इक्वेशन, अगेन सॉल्व कर लोगे, आंसर आपके सामने होगा। अब यहां से अगेन यूनिट हटा के बात करते हैं सर, तो यूनिट हटा लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस यहां पे 300 डिवाइडेड बाई x बराबर यहां पे 5। अब देखो, अब ये जो x है क्या है, तो ये x स्पीड नहीं है सर, ये x मेरा टाइम है। आपने अपने ओरिजिनल टाइम को x माना था, आपने अपने ओरिजिनल टाइम को x माना था, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आएगी, और ये x क्या है, तो आपने अपने ओरिजिनल टाइम को x माना था, तो यहां से आप अपना ओरिजिनल टाइम भी निकाल सकते हो सर, नया वाला टाइम भी निकाल सकते हो। आप पूछोगे सर
टाइम थोड़ी ना निकालना था, स्पीड निकालना था। स्पीड भी निकाल सकते हो, जब टाइम निकल गया तो स्पीड नहीं निकाल सकते। सिंपल सा फॉर्मूला है सर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सवाल ने बता दिया है कि डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। अब आपने टाइम निकाल लिया तो क्या स्पीड पे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। आप तुरंत बोल देंगे सर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। यानी आपका जो एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, आपका जो ओरिजिनल टाइम निकल कर आएगा सर, उसको क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे। तो जब 300 को उस ओरिजिनल एक्स से आप डिवाइड करोगे तो आपको ओरिजिनल वाली स्पीड निकल कर आ जाएगी सर। सिंपल है। तो ओरिजिनल स्पीड आ गई तो नई वाली स्पीड को भी निकाल सकते हो। तो ये आप 5% वाले अप्रोच में इन दो तरीके से सोच के भी सॉल्व कर सकते थे सर। अब जैसा कि बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि 5% सॉल्व करने में छोटा होता है, लेकिन सोचने में थोड़ा टिपिकल होता है, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है। मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मुझे अंदाजा है कि किस तरीके से मैं अप्रोच लूं कि मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फटाफट पहुंच जाऊं। और आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मेनली कहूंगा कि 95% पे अपनी कमांड मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका ब्रह्मास्त्र है, वो कभी भी फेल नहीं होगा और उसको आप आसानी से अप्लाई भी कर पाओगे। फिर भी सर दोनों मेथड को यहां पे जान लो। तो एक ही सवाल को सॉल्व करने के आपने अब 3 मेथड जान लिए सर। अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब सवाल पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि ये मेरे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी में एक बोर्ड प्रॉब्लम है। और बोर्ड प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है सर, ये ऑलरेडी हम अपने लास्ट चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं सर? तो हम ये जानते हैं कि यहां पे मेनली 2 चीजें होती हैं सर। एक होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दूसरा होता है सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इन्हीं 2 चीजों को हम अपना वेरिएबल एक्स और वाई अज्यूम करते हैं, और इसी एक्स और वाई की मदद से फिर हम अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं। और एक बार हमारे पास अपनी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, उसके बाद इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना पीस ऑफ केक होता है सर। बड़ी आसानी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो अगर इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सवाल को अपने ऑलरेडी पढ़े गए 95% वाले अप्रोच से बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं तुरंत लिख सकता हूं सर यहां पे कि एक चीज होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर सर, जिसको हम एक्स कह देते हैं। दूसरी चीज होती है सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या होती है सर? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम वाई कह देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों स्पीड है तो यूनिट तो लिखोगे ना। और मैंने आपको नॉर्मली स्पीड की क्या यूनिट लेने को कही है? तो आपको कहा है कहीं पे भी स्पीड दिखे आंख बंद करके आप किलोमीटर पर आवर में ही काम करो। तो कहीं पे भी अगर स्पीड की कोई दूसरी यूनिट दिख रही है तो उसको तुरंत इस स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं सर कि स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या होती है सर? कम होती है। कितनी हो जाती है सर? तो आपने जो माना उसके हिसाब से ये x माइनस वाई, और स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से सर स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा सर? तो ये ज्यादा होती है सर, और ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, और ऑब्वियस सी बात है स्पीड है सर तो किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो अपने सवाल को सॉल्व करने का बेसिक स्केलेटन है सर, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वापस अपने सवाल को देख रहा हूं सर, तो कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है सर कि सवाल ने आपको ऑलरेडी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बता दिया है। सवाल ने ऑलरेडी आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बता दिया है, तो आपको उसको एक्स मानने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। सवाल ने ऑलरेडी बता दिया है कि यह 15 किलोमीटर पर आवर है। अब ये जो सवाल ने बता दिया है उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करो। तो मैंने अपनी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को एक्स कहा था, और सवाल ने बता दिया है कि यह 15 किलोमीटर पर आवर के बराबर है सर। तो जहां जहां एक्स है उसके बदले 15 कर लो। सिंपल, दैट्स इट। यानी जो जानते हैं सर स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर में हमने सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेंजेस कर दिया। अब आगे, अब मुझे नॉर्मली यह पता है सर 95% वाले अप्रोच में कि 2 इंफॉर्मेशन होगी और 2 इंफॉर्मेशन की मदद से 2 इक्वेशन बनेगी। अब देखो, जब मैं अपने स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो दिख रहा है सर कि बस एक वेरिएबल y दिख रहा है। x तो गायब हो गया सर, क्योंकि x की वैल्यू तो बता दी गई है ऑलरेडी सवाल ने। तो एक वेरिएबल गायब हो गया है। तो यहां से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर
कि कोई अगर मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही दे देगा ना तो आसानी से मेरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में मुझे काम करना है, दो वेरिएबल में तो काम करना ही नहीं है, तो दो वेरिएबल के लिए टेंशन ही नहीं लेना सर। तो यहां पे सिंपली मैं अपनी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी ढूंढ पा रहा हूं। मुझे दिख रहा है सर कि यहां से लेकर यहां तक हमारी वो मेन इंफॉर्मेशन है जिसमें मैं अपने डेटा को पुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है, तो मुझे यहां पे कहा जा रहा है सर कि ये जो बोट है ये 30 किलोमीटर की जर्नी कर रही है, 30 किलोमीटर की सर। तो सबसे पहले ये अपस्ट्रीम जा रही है, सबसे पहले सर ये अपस्ट्रीम जा रही है और उसके बाद वापिस से डाउनस्ट्रीम आके ये रिटर्न बैक कर रही है और यहीं तक आ रही है सर। यानी कि सवाल ने आपको ये तो बता दिया कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, लेकिन रिटर्निंग डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस नहीं बताई, लेकिन इनडायरेक्टली ये बता दिया सर कि वो रिटर्न होके उसी ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच रही है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यहां से शुरू किया था और अपस्ट्रीम गई 30 किलोमीटर, फिर जब रिटर्न जर्नी ले रही है और वापस ओरिजिनल पॉइंट पे रुक रही है, तो रिटर्न जर्नी में भी कितना ट्रैवल करेगी सर, रिटर्न जर्नी में भी वो 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ने आपको फिर क्या बताया सर, सवाल ने आपको बता दिया है कि उसको अपस्ट्रीम जर्नी करने में कुछ टाइम लगा होगा। सही बात है सर, उसको अपस्ट्रीम जर्नी करने में कुछ टाइम लगा होगा, उसको डाउनस्ट्रीम जर्नी करने में भी कुछ टाइम लगा होगा। अब कहां पे ज्यादा टाइम लगा होगा, कहां पे कम टाइम लगा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? तुरंत कहोगे सर कि अपस्ट्रीम जर्नी में जो स्पीड होती है ना वो स्पीड कम हो जाती है, इसी वजह से अपस्ट्रीम जर्नी करने में टाइम ज्यादा लगा होगा। और अगेन डाउनस्ट्रीम जर्नी करने में स्पीड बढ़ जाती है सर, इसी वजह से डाउनस्ट्रीम जर्नी करने में टाइम कम लगा होगा। तो सवाल ने आपको अपस्ट्रीम जर्नी के टाइम और डाउनस्ट्रीम जर्नी के टाइम का सम बता दिया है। सवाल ने बता दिया है सर कि ये जो पूरी जर्नी हो रही है ना आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलाकर, उस पूरी जर्नी को करने में कुल मिला के 4.5 घंटे लग रहे हैं सर। सवाल ने बता दिया कि इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कुल मिला के 4.5 घंटे लग रहे हैं। इक्वेशन नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल दिख गया सर आंखों के सामने, मुझे दिख रहा है सर कि ये जो टोटल टाइम लग रहा है ये अपस्ट्रीम में जाने वाले टाइम और डाउनस्ट्रीम में जाने वाले टाइम के सम से मिलकर बना है सर, और ये 4.5 घंटे के बराबर है। अब बात को समझना, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको क्या लेने को कही है? आवर लेने को कही है, लेकिन यहां पे आवर के साथ मिनट भी है, तो पूरी चीज को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो ऑब्वियस ही बात है सर। 30 मिनट कितना हो जाएगा? तो 30 मिनट यानी कि हाफ आवर हो जाएगा सर। तो 4 घंटे में हाफ आवर को जोड़ दो तो 4 + 1/2 कितना हो गया सर? 4 2 8 + 1 9, 9/2 आवर हो गया सर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अपनी इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। अब देखो टाइम क्या होता है सर, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब फिर से मेरे फंडे को समझने की यहां पे कोशिश करना सर। सर आप अपस्ट्रीम में बोट से चल रहे थे या फिर आप डाउनस्ट्रीम से बोट में चल रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि मेरी बोट 30 किलोमीटर ही चली है, क्योंकि इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था और रिटर्न जर्नी में वो इसी पॉइंट पे आके रुक गया। तो दोनों ही कंडीशन में बोट 30 किलोमीटर ही चली है सर, वो बदली नहीं है। मेरी बोट 30 किलोमीटर ही चली है। और टाइम कितना होता है सर? तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब फंडे को समझना सर, डिस्टेंस दोनों के लिए 30 किलोमीटर। अब अगर मैं इस अपस्ट्रीम वाले टाइम की बात करूंगा तो इसके लिए अपस्ट्रीम वाली स्पीड का सहारा लूंगा। अब अपस्ट्रीम वाली स्पीड क्या है निकाल के आपने ऑलरेडी रख ली है। कितना है सर? 15 - y है, लिख लिया। और ऑब्वियस सी बात है स्पीड है सर तो किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से यहां पे कौन सा टाइम है सर? तो डाउनस्ट्रीम वाला टाइम है। तो डाउनस्ट्रीम वाले टाइम के लिए कौन सी स्पीड का सहारा लोगे? डाउनस्ट्रीम वाले स्पीड का सहारा लोगे। कितना है सर? तो 15 + y है, इसको भी लिख लिया सर। 15 + y किलोमीटर पर आवर बन गई सर आपकी इक्वेशन। सॉल्व कर लोगे y निकल जाएगा और y निकल गया आपका काम हो जाएगा सर। तो यहां पे अगर मैं अपने सारे यूनिट्स को हटा दूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर, देखो क्या लिख सकता हूं कि 30 / 15 - y और यहां पे प्लस 30 / 15 + y बराबर इस तरफ आ जाएगा सर 9/2। मैं यहां पे लिख सकता हूं और मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी और सॉल्व कर लूंगा तो मेरे y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और y क्या है सर? तो आपने स्ट्रीम की स्पीड को y माना था और आपको फाइनली अपने स्ट्रीम की स्पीड ही निकालनी है, यानी कि y की वैल्यू ही निकालनी है सर। और इस सवाल को, बिल्कुल इसी वैरायटी के सवाल को हमने बहुत अच्छे से जब वहां लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सर, वहां पे भी कवर किया था। तो पहले इतना नोट डाउन करो सर। अब अपनी इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। तो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है सर?
तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे 30 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, 30 मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां पे मेरे पास है सर 1 डिवाइडेड बाई 15 माइनस वाई, और इस तरफ है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस वाई। कैसे सर? 30 को आपने कॉमन निकाल लिया है, और यहां पे बराबर कितना है सर? 9/2 है। अब देखो, अब इसको जब यहां पे हम सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो 30 यहां ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? तो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, 15 माइनस वाई इंटू 15 प्लस वाई। डिनोमिनेटर में सर 15 माइनस वाई इंटू 15 प्लस वाई हो जाएगा सर। ऊपर कितना हो जाएगा सर? तो ऊपर मेरे पास यहां पे निकल कर आ जाएगा, यहां पे 15 प्लस वाई प्लस यहां पे 15 माइनस वाई, ये निकल कर आ जाएगा सर। बराबर इस तरफ कितना आ गया सर? 9/2 निकल के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, दिख रहा है सर कि यहां से प्लस वाई और माइनस वाई मेरा खत्म होता है। अब देखो आगे, अब यहां पे आएंगे सर, तो मुझे दिख रहा है कि फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 इंटू, यहां ऊपर मेरे पास 15 प्लस 15 30 बचा है सर, तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करो तो ए स्क्वायर मतलब सर 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब सर वाई का स्क्वायर, बराबर इस तरफ कितना है सर? 9/2 है। लिख लिया सर। अब देखो सर, यहां पे मुझे दिख रहा है कि 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, अगेन यहां पे 3 10 जा 30। ये क्लियर हो गया सर। अब यहां पे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सर, तो 15 के स्क्वायर हो गया 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर तो बस 1 बचा है सर, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिख लिया, बराबर इस तरफ कितना बचा है सर? तो 2 गुने 10 गुने 10 यानी कि 200 बचा है सर। अब इस वाई स्क्वायर को उस तरफ भेज देता हूं, 200 को बगल में बुला लेता हूं, तो सर 225 माइनस 200 बराबर उस तरफ हो गया वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं सर वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर प्लस माइनस रूट 25, यानी कि सर वाई बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो वाई की 2 वैल्यू निकल कर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आनी चाहिए थी सर। इतना नोट डाउन करो। अब देखो, तो यहां से मुझे दिख रहा है सर कि एक मेरे y की वैल्यू +5 आ रही है, दूसरे मेरे y की वैल्यू -5 आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे, कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, या फिर दोनों के दोनों आंसर वैलिड आंसर होंगे? तो तुरंत जवाब दोगे सर कि y क्या है? तो y मेरे स्ट्रीम की स्पीड है। क्या स्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है सर, यानी कि ये मेरा इनवैलिड आंसर है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी सर, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो ये एक इनवैलिड आंसर है। वैलिड आंसर क्या होगा सर? ये पॉजिटिव वैल्यू मेरा वैलिड आंसर होगी, और इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आपने निकाल लिया, देयरफॉर स्ट्रीम स्पीड, देयरफॉर स्ट्रीम स्पीड कितनी निकल के आई है सर? तो ये आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर। तो फटाफट यहां पे नोट डाउन करो सर चीजों को। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? जो पढ़ा है, जो ऑलरेडी सीखा है सर, उसी को अप्लाई किया, सवाल को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल यहां पे क्या रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप was reduced by 200 km per hour and the time of flight was increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. अब इस सवाल को देखते ही 2 चीजें सामने आ रही हैं सर। पहली चीज कि सवाल बिल्कुल उसी वैरायटी का है जैसा हमारे इस लेक्चर का पहला सवाल था, और दूसरी चीज कि ये मेरे सर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी का सिंपल टाइप का सवाल है। और इस सिंपल टाइप के सवाल को सॉल्व करने का फंडा भी मुझे पता है सर। फंडा ये कहता है कि आपको मेनली अपने 3 में से किसी एक फॉर्मूले को याद रखना है। कोई भी एक फॉर्मूला याद है, धुएं में सवाल को उड़ा दोगे। तो बिल्कुल रैंडमली एक फॉर्मूला लिख लेते हैं सर। तो मान लो मैंने लिख लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब एक फॉर्मूले से मेरा काम आसानी से हो जाएगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने बचे हुए 2 फॉर्मूलेस को इस एक फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से डिराइव कर सकता हूं। अब आगे बात करते हैं सर। अब इस सवाल में अगर मैं 95% वाले अप्रोच के हिसाब से सोचूं, तो अप्रोच ये कहता है कि सवाल हमेशा लास्ट की तरफ या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपसे 2 चीजें पूछता ही पूछता है, और नॉर्मली उन्हीं 2 चीजों को हम अपना वेरिएबल x और y अज्यूम करते हैं। अब इस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखते हुए जब मैंने सवाल को पढ़ा था सर, तो देखो सवाल की आखिरी लाइन क्या कह रही है। आखिरी लाइन में मुझे कहा जा रहा है सर फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो इस लाइन को पढ़ के यह जरूर समझ में आ रहा है सर कि मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है सर? तो इस एरोप्लेन को अपनी जर्नी ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है सर, वो टाइम मुझसे पूछा जा रहा है। तो मेनली एक चीज पूछी जा रही है
लेकिन कंसेप्ट तो ये कहता है कि दो चीजें पूछी जानी चाहिए थी। तो तुरंत मुझे समझ में आ रहा है सर कि हो सकता है कि सवाल इनडायरेक्टली मुझसे दो चीजें पूछ रहा हो। तो उसके लिए मुझे अपने कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट के प्रीवियस स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। अब जब हम अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट में गए हैं सर, तो देखो प्रीवियस स्टेटमेंट मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो मेरी प्रीवियस स्टेटमेंट है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट was increased by 30 minutes। तो इस लाइन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है सर कि खराब मौसम के कारण आपकी प्लेन की स्पीड को कम कर दिया गया है। कितने से कम कर दिया गया है वो बता दिया गया आपको, और इसी वजह से ऑब्वियस सी बात है सर, अगर स्पीड को घटा दोगे तो उस जर्नी को कवर करने में अब आपको ज्यादा समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर एक पर्टिकुलर लेंथ की जर्नी है, उस जर्नी के लिए अगर आप अपनी स्पीड को कम कर दोगे तो अब आपको उस जर्नी को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है यह भी बता दिया गया। यानी कि सर ओरिजिनली वो प्लेन कितने स्पीड से जर्नी कवर करती थी यह आपको नहीं पता है, ओरिजिनली कितने टाइम में कवर करती थी यह भी आपको नहीं पता है। आपको बस इस लाइन में इतना बताया गया है कि स्पीड को कितना कम किया गया तो टाइम कितना बढ़ गया। तो इससे एक हिंट मिलता है सर कि जरूर यही दो चीजें मेरे वेरिएबल का काम करेगी। तो एक को x कह देंगे, दूसरे को y कह देंगे, लेकिन अभी भी हम कंफर्म नहीं है। तो कंफर्मेशन के लिए अब मुझे वापस से इसके भी पहले वाले स्टेटमेंट पे आना पड़ेगा। अब जब इसके पहले वाले स्टेटमेंट में आएंगे सर, तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि ना फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अब यहां पे मुझे क्लियर है सर कि यहां पे मुझे लेंथ ऑफ जर्नी बता दी गई है कि आपकी जो फ्लाइट की जर्नी की लेंथ है सर वो 600 किलोमीटर की है। यानी कि जब मेरी फ्लाइट अपने ओरिजिनल स्पीड से चल रही थी और अपना ओरिजिनल टाइम ले रही थी, उस समय भी वो 600 किलोमीटर चल रही थी। और खराब मौसम के कारण अभी भी जब फ्लाइट चल रही है सर, तो अभी भी वो 600 किलोमीटर ही चल रही है। बस फर्क इतना है कि पहले के मुकाबले स्पीड कम हो गई है, इसी वजह से पहले के मुकाबले टाइम आपका बढ़ गया है सर। यानी कि सर डिस्टेंस तो आपको बता दिया गया, डिस्टेंस की तो वैल्यू बता दी गई। तो इतना क्लियर है सर कि फॉर्मूले में तीन चीजें होती हैं, एक की वैल्यू आपको दोनों सिचुएशन में क्लियर है क्या है। तो क्या बचा, स्पीड और टाइम बचा। तो यहां सब मैं कंफर्म हूं सर कि यही दो चीजें मेरे वेरिएबल का काम करेगी। तो बिल्कुल रैंडमली एक को x कह दो, दूसरे को y कह दो। आपको किसको कौन सा वेरिएबल असाइन करना है यह आपकी मर्जी है। तो इसी बात को यहां पे लिख लेते हैं सर। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट, या फिर क्या दो, लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट, लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट इक्वल टू x and the original time taken and the original time taken for journey is equal to y। अब भैया यूनिट असाइन करना मत भूलना। आपने x किसको माना है, तो अपने फ्लाइट के स्पीड को माना है। और मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा हर चीज का स्टैंडर्ड यूनिट ही लिखकर आके बढ़ना। तो कहीं पे भी कुछ अलग यूनिट दिखे तो तुरंत कन्वर्ट कर लेना स्टैंडर्ड में। अब स्टैंडर्ड स्पीड का क्या है सर, किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर पर आवर एंड, और यहां पे आपने अपने फ्लाइट के टाइम को, ओरिजिनल टाइम को कितना माना है, y, और इसका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा सर, आवर। तो यूनिट लिखना कभी मत भूलना, नंबर उड़ जाएंगे भैया। अब देखो यहां पे, अब ये मानने के बाद अगली कहानी क्या होगी सर। तो अब मुझे यह भी पता है सर कि सवाल मुझे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो इंफॉर्मेशन देगा। अब मेरा काम होता है उन दो इंफॉर्मेशन को ढूंढना और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की मदद से अपने दो इक्वेशन को फ्रेम कर लेना, क्योंकि एक बार इक्वेशन फ्रेम हो गई उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है सर। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। तो यहां पे जब मैं सवाल पढ़ रहा था सर, तो मुझे अपनी दोनों इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर कि यहां से लेकर यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन है सर। तो इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले अपने पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। अब देखो पहले इंफॉर्मेशन में यह क्लियर कर दिया गया है कि अगर नॉर्मली, अगर वेदर सही रहता, मौसम सही रहता सर, तो नॉर्मली अगर प्लेन चलता तो वो 600 किलोमीटर ट्रैवल करता अपनी जर्नी। क्लियर हो गया। और जब नॉर्मली चलता तो नॉर्मली चलने के लिए आपने अपने प्लेन की स्पीड को कुछ माना सर, और उसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है उसको भी कुछ माना सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर कि डिस्टेंस क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। तो सिंपली जर्नी कितने किलोमीटर की है सर, 600 किलोमीटर की है। ये किसके बराबर होगी,
तो ये मेरे ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी कि सर अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मैं लिख सकता हूं कि यही जो मेरा 600 किलोमीटर है ये मेरे फ्लाइट की ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल टाइम के बराबर होगी। सर क्लियर हो गया? तो ऑब्वियस ही बात है सर, एक्स की यूनिट क्या हो जाएगी यहां पे, तो एक्स है मेरा यहां पे स्पीड यानी कि किलोमीटर पर आवर, इनटू यहां पे टाइम क्या है सर वाई, इसकी यूनिट हो जाएगी आवर। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर मैं यूनिट हटा के बात करूं तो मुझे दिख रहा है सर 600 बराबर एक्स इंटू वाई। आ गई सर हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे सर, अब इसके बाद देखो सेकंड इंफॉर्मेशन से अपनी सेकंड इक्वेशन पे बात करेंगे। तो सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर, तो सेकंड इक्वेशन में कहा जा रहा है, सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि चूंकि मौसम खराब है तो इसी 600 किलोमीटर को चलने के लिए, इसी 600 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए सर आपकी जो फ्लाइट है उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड को कितना कम किया है सर, तो स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया है। पहले कितनी थी, तो आपने जो माना उसके हिसाब से x थी, 200 से कम कर दोगे तो अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 200 हो जाएगी सर इसकी नई स्पीड किलोमीटर पर आवर इनटू। अब इसको टाइम कितना लग रहा है सर, तो पहले जितना लग रहा था उसके मुकाबले आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो पहले कितना टाइम लग रहा था सर, तो आपने जो माना उसके हिसाब से उसको y घंटे लग रहे थे, अब कितना लग रहा है सर, इसमें आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो y प्लस 30 लिख दोगे क्या, जल्दी बताओ, y प्लस 30 लिख दोगे क्या, नहीं लिखेंगे सर। क्यों? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भैया, आवर में कहानी चल रही है, यहां मिनट में कहानी है, मिनट को पहले आवर में बदलेंगे तब आगे बात करेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन आपको फंसा सकता है सवाल में, फंसना नहीं है सर। तो यहां पे आपको पहले अपने मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आगे चलते हुए बात कर रहे हो। तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, आधा घंटा को आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/2 आवर हो जाएगा। यानी कि एक्चुअली में अब कितना टाइम लग रहा है आपकी फ्लाइट को, तो आपकी फ्लाइट को पहले के मुकाबले आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी कि नया टाइम क्या है सर, तो सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से मेरा नया टाइम है y प्लस 1/2, यूनिट क्या हो गई सर, आवर। अब यूनिट को हटा के बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूं सर 600 बराबर यहां पे x माइनस 200 इंटू यहां पे y प्लस 1/2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए सर। ये आ गई आपके सेकंड इंफॉर्मेशन की मदद से आपकी सेकंड इक्वेशन। बस इसके बाद तो चीजें धुआं धुआं हो जाएंगी, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे तो यहां पे कुछ पैटर्न दिख रहा है सर, जो हमने अपने लेक्चर की शुरुआत में पहला वाला सवाल किया था, ऑलमोस्ट उसी तरीके से चीजें यहां पे चल रही है। अब यहां पे एक नई चीज आपको सिखाऊंगा तो ध्यान से सुनना। अब सर यहां पे क्लियरली मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है कि इसकी भी जो इक्वेशन आ रही है ना, बिल्कुल उसी तरीके की आ रही है जैसे हमारे पहले वाले सवाल में आ रही थी। यानी कि ये भी नॉन लीनियर, और इसको भी जब सिंप्लीफाई करूंगा तो दिख रहा है नॉन लीनियर ही आएगी। तो दो नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ऑलरेडी उस पहले वाले सवाल में बता चुका हूं। यहां पे भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप चाहो तो एक और तरीके से सोच के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो ध्यान से सुनना। अब देखो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है सर कि सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। देखो कैसा दिमाग लगाऊंगा, ध्यान से सुनना। सर 600 इसके भी बराबर है, 600 इसके भी बराबर है। तो अगर 600 इसके बराबर है, 600 इसके भी बराबर है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली इसको बराबर नहीं कह सकता क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैं आपको कह रहा हूं सर कि गधा घोड़ा के बराबर है और आपका घोड़ा हाथी के बराबर है, स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ी हिंदी कमजोर है, तो यहां से क्या मैं इनडायरेक्टली नहीं कह सकता कि आपका गधा हाथी के बराबर है? बिल्कुल कह सकता हूं सर। सिंपल सा फंडा है मैथमेटिक्स में कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि ए सी के बराबर है। तो बस इसी फंडे का यहां पे मैंने यूज कर दिया। तो यूज करके मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि इनडायरेक्टली दोनों चीजें 600 के बराबर है, यानी कि ये भी आपस में बराबर नहीं होंगी। अब ये बराबर कर देने से ना आपकी मेहनत बड़ी आसान हो जाती है सॉल्व करने में। कैसे? यहां पे ऑब्जर्व करेंगे सर। तो यहां पे अगर मैं इनडायरेक्टली इक्वेट कर दूं तो मेरी एक इक्वेशन बनके तैयार हो रही है। क्या सर? ध्यान से देखना। तो दोनों 600 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं सर xy बराबर यहां पे x माइनस 200 इंटू यहां पे y प्लस 1/2। अब देखो ये लिखने से फायदा क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो सर। तो xy बराबर यहां पे x इंटू वाई xy हो गया, उसके बाद प्लस यहां पे 1/2x हो गया सर, इसके बाद माइनस 200y हो गया सर, उसके बाद यहां पे माइनस प्लस माइनस 200/2 यानी कि 100 हो जाएगा। सर देखो ये करने से फायदा आपको दिख रहा होगा। अब आपको यहां पे क्लियरली दिखना चाहिए सर कि एक्स वाई वाला टर्म ही खत्म हो गया और मेरे पास अल्टीमेटली ये करने के बाद एक लीनियर इक्वेशन आ गई सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई
किसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो लीनियर इक्वेशन पे काम करना रेस्पेक्टिवली काफी आसान रहेगा सर। तो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इस -100 को इस तरफ बुला लो सर। तो -100 इस तरफ आएगा, +100 बन जाएगा, तो 100 बराबर इस तरफ बचा है सर x/2, यहां पे -200y। तो यहां पे एलसीएम ले लो, चीजों को और सिंप्लीफाई करो। तो मैं लिख सकता हूं सर यहां पे एलसीएम लूंगा तो यहां पे 2 हो जाएगा, तो x माइनस यहां पे 400y हो गया, इस तरफ आपके पास 100, यानी कि मेरे पास हो जाएगा x माइनस 400y बराबर यहां पे 100 इंटू 2 यानी कि 200 निकल कर आ जाएगा सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी आधा काम हुआ है सर। तो यहां पे मैंने अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यह दिमाग लगाया, तो इससे मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब एक इक्वेशन वो मैं लूंगा, ये रेड वाली, और आपकी मर्जी है दोनों में से कोई एक और ले लो। तो यहां से कोई एक ले लोगे, वहां पे एक रही, दोनों को सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब खुद सोच के बताओ दोनों में से कौन से इक्वेशन को लेने में फायदा है और कौन से में नुकसान है। तुरंत कहोगे सर बहुत बड़ी वाली इक्वेशन है, इसको लेने में नुकसान है, नहीं लेंगे, ये ज्यादा सिंपल है, ज्यादा आसान है, इसको लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा सर। तो इस वाले दूसरे इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे। अब मुझे दिख रहा है सर कि एक लीनियर, एक नॉन लीनियर, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर सर, एक लीनियर। तो यहां पे अपने लीनियर वाले इक्वेशन की मदद से अपने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिख देता हूं और उसको अपने नॉन लीनियर वाले में वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सर। तो जितनी इक्वेशन आ रहे हैं ना, पहले उसको साइड में लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा लीनियर वाला, x माइनस 400y बराबर यहां पे 200, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो टिक कर दिया। इसका इस्तेमाल करने वाले हैं xy बराबर यहां पे 600, इसको भी टिक कर दिया। और इस वाले का कुछ खास काम नहीं रहा तो इसको जाने दिया। अब देखो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि डायरेक्टली मैं यहां से अपने वेरिएबल x की वैल्यू y के टर्म्स में आसानी से लिख सकता हूं, तो लिख लेता हूं। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखूं, क्या हो जाएगा सर, -400y को उस तरफ भेजो, +400y हो जाएगा, यानी कि 200 + 400y हो गया सर। अब देखो अब यहां पे जो हमने अपनी लीनियर वाली इक्वेशन की मदद से अपने एक वेरिएबल x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली है सर, इस x की वैल्यू को अपनी नॉन लीनियर वाली इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देंगे सर, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो पुट करो, सॉल्व करो, तो मेरे पास यहां पे निकल कर आ जाएगा सर 200 + 400y इंटू y बराबर यहां पे 600। अब मैं 200 को कॉमन निकाल सकता हूं सर, तो कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 + 2y इंटू y बराबर यहां पे 600। 200 3 600, यानी कि सर 1 + 2y इंटू y बराबर यहां पे 3। फर्दर सिंप्लीफाई करो सर फटाफट, तो यहां पे आ जाएगा y + 2y² बराबर 3, 3 को बगल में बुलाओ, तो 2y² + y - 3 बराबर 0। अब मेरे पास y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, जिसको सॉल्व कर लेंगे y निकल कर आ जाएगा सर। अब आगे, अब यहां पे डायरेक्टली मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा सकता हूं सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -6 हो जाएगा। माइनस को भूल जाओ, बचा 6 को मैं 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं, और 2 और 3 में अगर मैं प्लस माइनस साइन का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरा मिडिल टर्म 1 भी निकल कर आ जाएगा। तो यहां पे अप्लाई करो सर, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2y² + 3y - 2y - 3 बराबर 0। अब पेयरिंग करेंगे सर, तो पेयरिंग करेंगे तो मेरे पास यहां पे y कॉमन बचा है, यहां पे 2y प्लस यहां पे 3, यहां पे माइनस कॉमन सर, लिख दूंगा मैं यहां पे 2y + 3 बराबर 0। अब दोनों जगह मुझे 2y + 3 कॉमन दिख रहा है सर, ओवरऑल में कॉमन कर लेंगे तो मेरे पास बचा है y - 1 बराबर 0। अब मैं यहां से लिख सकता हूं सर कि 2y + 3 बराबर 0 या फिर y - 1 बराबर 0। यहां से y की वैल्यू आएगी -3/2 और यहां से y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी सर। अब खुद बताओ क्या दोनों आंसर वैलिड आंसर होंगे या दोनों में से कोई एक वैलिड आंसर होगा। तुरंत कहोगे सर कि y निकालना था, y आपने क्या माना था, तो फ्लाइट को नॉर्मली ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा था सर, उसी टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने y घंटे माना था, y आवर्स माना था। तो ऑब्वियस ही बात है सर, y क्या है, समय है, टाइम है। टाइम नेगेटिव होगा क्या, नहीं हो सकता है सर, टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि ये वाला आंसर इनवैलिड आंसर होगा। रीजन क्या दोगे, ब्रैकेट में आराम से लिख दोगे सर, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि वैलिड आंसर कौन होगा सर, यही मेरा वैलिड आंसर होगा। तो यहां से मैं तुरंत लिख सकता हूं सर कि हेंस द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट
ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आया है सर, बराबर y, जिसकी वैल्यू है 1। यूनिट क्या है सर y की, आवर, यानी कि सर 1 आवर। यानी कि ओरिजिनली हमारे फ्लाइट का टाइम कितना निकल के आया है सर, 1 आवर निकल के आया। अब बात को समझना क्या सवाल बस आपसे यही पूछ सकता था और कुछ नहीं पूछ सकता था? आपसे बहुत सारी चीजें सवाल पूछ सकता था सर। आपसे डिले होने के कारण कितना टाइम लग रहा है यह भी पूछ सकता था। ओरिजिनल अच्छे वेदर में स्पीड कितनी थी फ्लाइट की वो भी पूछ सकता था। खराब वेदर में स्पीड कितनी है वो भी पूछ सकता था। हर कुछ आप निकाल सकते हो। समझो सर, यहां पे सर ये जो आपने टाइम निकाला है ये अच्छे वेदर में ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाला है। अगर यहीं पे मान लो आपसे पूछ देता खराब वेदर में बताओ कितना टाइम लग रहा है, क्या बताते? तो तुरंत कह दोगे सर कि खराब वेदर में उसको अच्छे वेदर के मुकाबले 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो खराब वेदर का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बता दोगे सर? 1 घंटे में 30 मिनट को और जोड़ दो, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। तो डिलेड फ्लाइट के लिए टाइम क्या बता दोगे सर? डिले होने के बाद फ्लाइट को कितना टाइम लग रहा है सर? तो 1.5 घंटे, 1/2 आवर लग रहे हैं सर। यहीं पे मान लो पूछ देता कि मौसम सही है, अब बताओ प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा था हवा में, तो क्या जवाब दोगे सर? तो स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आपको क्या निकालना है? स्पीड। टाइम को बगल में भेज देते हैं तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो गया सर। अब देखो सर इतना तो कंफर्म है कि मेरे फ्लाइट की जो जर्नी का डिस्टेंस है सर वो 600 किलोमीटर है। तो स्पीड क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब फंडे को समझो, ओरिजिनली प्लेन को अच्छे मौसम में ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है सर? 1 घंटा लग रहा है। तो अगर मैं इसको 1 घंटे से डिवाइड कर दूंगा तो 600/1 यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मौसम सही सलामत है, मौसम बिल्कुल सही है, 1 नंबर सुहाना मौसम है, उस कंडीशन में अगर यह फ्लाइट हवा में उड़ती है सर तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही होगी। यहीं पे पूछ देता डिले होने के कारण स्पीड क्या है फ्लाइट की, तो सर डिले होने के कारण हमारे फ्लाइट की स्पीड घट गई है। कितने से घट गई है? 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घट गई है। तो 600 में 200 को घटा दो, 400 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपके डिलेड फ्लाइट की स्पीड कितनी है सर? 400 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल कुछ भी पूछे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सर। पूरा नोट डाउन करो। तो यह आपका हो गया 95% वाला अप्रोच। अब यहां पे 5% वाले अप्रोच के हिसाब से भी बात करते हैं। तो फिर से हर बात को ध्यान से सुनना सर। तो जितनी चीजें आपको मैंने इस लेक्चर के पहले सवाल में 5% वाले अप्रोच में बताई थी सर, वही सारी चीजें मैं यहां पे भी बताऊंगा। यानी कि अल्टीमेटली फिर से सर 5% की कहानी क्या होती है? कहानी वही होती है कि या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। 2 में से एक इंफॉर्मेशन आपको क्वाड्रेटिक तक ले जाएगा। उस क्वाड्रेटिक के अंदर जिन टर्म्स का तुम इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू बताने में आपको दूसरी वाली इंफॉर्मेशन मदद करेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैं अपने सवाल को देख रहा हूं सर, तो सबसे पहले क्या सिखाया था कि यहां पे सवाल पढ़ के नॉर्मली आपको जज नहीं हो पाता कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्वाड्रेटिक तक ले जाएगी और कौन सी नहीं ले जाएगी। उसके लिए मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि जो आपकी बड़ी वाली इंफॉर्मेशन हो, लंबी वाली इंफॉर्मेशन हो, कॉम्प्लिकेटेड वाली इंफॉर्मेशन हो, वही नॉर्मली आपको अपने क्वाड्रेटिक तक ले जाती है सर। और इंफॉर्मेशन कहां है सर? तो यहां से लेकर यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो कॉम्प्लिकेटेड वाली कौन सी इंफॉर्मेशन है सर? ये इंफॉर्मेशन दूसरी वाली मेरी कॉम्प्लिकेटेड वाली इंफॉर्मेशन है। अब आगे सर, अब अगेन यहां पे भी आप जैसे फर्स्ट सवाल में सिखाया था 2 तरीके से सोच सकते हो। कैसे कैसे सर? आप यहां पे स्पीड के फॉर्म में भी सोच सकते हो और आप टाइम के फॉर्म में भी सोच के अपने 5% वाला अप्रोच लागू कर सकते हो। मान लो सबसे पहले मैं टाइम के फॉर्म में सोचता हूं। तो शुरुआत में मान लो T1 टाइम लग रहा था उस फ्लाइट को जाने में जब मौसम बिल्कुल सही था। अब जब मौसम खराब हो गया है तो स्पीड घटा दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है सर उस प्लेन को ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी अब जो उसको टाइम T2 लग रहा है सर वो ज्यादा बड़ा टाइम है। और दोनों के बीच का गैप कितना है? सवाल ने बता दिया सर कि फ्लाइट 30 मिनट से डिले हो रही है। यानी कि दोनों के बीच का गैप सर 30 मिनट का है। बड़ा वाला टाइम कौन है सर? तो बड़ा वाला टाइम मेरा नीचे वाला टाइम है। यानी कि सर T2 - T1 कितना है? 30 मिनट। लेकिन स्टैंडर्ड आवर में कन्वर्ट करो 30 मिनट यानी कि हाफ आवर। तो यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। अब देखो आगे, क्या यहां से इक्वेशन फ्रेम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। आपको पता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो दोनों के लिए डिस्टेंस तो वही है, दोनों के लिए डिस्टेंस तो वही है, क्योंकि फ्लाइट उस समय भी 600 किलोमीटर चल रहा था, अभी स्पीड के घटने के बाद भी 600 किलोमीटर ही चल रहा है सर। तो दोनों के लिए डिस्टेंस तो वही है। कितना सर? 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां पे T2 टाइम है
तो इस t2 टाइम के लिए स्पीड क्या है और यहां पे t1 टाइम है, इस t1 टाइम के लिए स्पीड क्या है सर, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने ओरिजिनल वाली स्पीड पे बात करते हैं सर। तो अगर मैं अपने ओरिजिनल अच्छे वेदर वाली स्पीड को x मान लेता हूं सर, तो खराब वेदर में स्पीड क्या हो जाएगी? तो आपको कहा जा रहा है सर कि खराब वेदर में आपका जो प्लेन है वो 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम चल रहा है सर, यानी स्पीड आपकी घट गई है। कितने से घट गई है? तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घट गई है सर। तो ओरिजिनल x थी, इसमें 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दो तो नई स्पीड कितनी है? तो बैड वेदर में मेरे प्लेन की स्पीड x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर है सर। तो यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। तो ये आपने बना ली यहां से अपनी इक्वेशन। क्या इसको सॉल्व करके x नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो सर, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहां से आपका x निकलेगा और आपने x किसको माना है? तो आपने अपने प्लेन की अच्छी वेदर में जो स्पीड है उस स्पीड को x माना है, यानी कि ओरिजिनल स्पीड को आपने x माना है सर। लेकिन सवाल आपको टाइम निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप स्पीड निकालोगे। क्या स्पीड से टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है, आप अपने स्पीड की वैल्यू पुट करोगे, टाइम भी निकल कर आ जाएगा सर। और अगेन दूसरे तरीके से 5% के अप्रोच में सोचोगे तो कैसे सोचोगे सर? तो आप यही कहानी स्पीड के फॉर्म में भी सोच सकते थे सर, कि जब अच्छा वेदर है, मौसम अच्छा है, तो प्लेन ज्यादा तेज चल रहा है, यानी ये बढ़ी हुई स्पीड है। लेकिन जब वेदर खराब है, मौसम खराब है सर, तो प्लेन जो है वो स्लो स्पीड से चल रहा है। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है? S1 बड़ा है, S2 छोटा है। और दोनों स्पीड के बीच का गैप कितना है? तो सवाल ने आपको बता दिया है सर कि पहले वाले स्पीड के मुकाबले खराब मौसम में जो प्लेन है वो 200 किलोमीटर पर आवर धीमा चल रहा है सर। यानी कि मुझे यहां से पता है सर कि दोनों स्पीड का जो गैप है वो 200 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो यहां से मैं इक्वेशन फ्रेम कर सकता हूं सर, S1 माइनस S2 बराबर 200 किलोमीटर पर आवर। यूनिट नहीं लिख ली, समझ जाना। क्लियर हो गया? आप देखो अगेन, स्पीड क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब डिस्टेंस तो अगेन सर जर्नी के लिए फिक्स है, कितनी है? 600 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस तो फिक्स है सर, 600 किलोमीटर है। टाइम क्या क्या हो जाएगा सर दोनों कंडीशन में? तो ये मेरी ओरिजिनल वाली अच्छे मौसम वाली स्पीड है। तो अच्छे मौसम वाली स्पीड के लिए अगर आप अपने टाइम को x कह देते हो सर, तो खराब मौसम वाली स्पीड के लिए आपका टाइम कितना हो जाएगा सर? ज्यादा निकल कर आएगा। कितना? तो पुराने वाले टाइम के मुकाबले 30 मिनट ज्यादा। 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर, यानी ओरिजिनल टाइम के मुकाबले सर, यानी कि ओरिजिनल टाइम के मुकाबले 1/2 आवर ज्यादा लगेंगे सर। अगेन बना ली हमने अपनी यहां पे 5% रूल के हिसाब से सेकंड इक्वेशन। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहां से आगे बढ़ोगे तो क्या कहानी हो जाएगी सर? तो यहां से ये जो आपका एक्स है सर, ये आपका क्या है? तो ये आपने जो टाइम माना है सर वो टाइम है, यानी कि ये जो ओरिजिनल टाइम था ना सर अच्छे वेदर में ट्रैवल करने का, उस ओरिजिनल टाइम को आपने यहां पे एक्स माना है। और आपको निकालना भी लास्ट में क्या है कि ओरिजिनली आपके फ्लाइट का ड्यूरेशन क्या था, वही आपको निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हो। डिलेड फ्लाइट के लिए टाइम पूछता, वो भी निकाल सकते हो। आपसे वो स्पीड पूछ देता डिलेड फ्लाइट के लिए, वो भी निकाल सकते हो। नॉर्मल अच्छे वेदर में स्पीड पूछता, वो भी निकाल सकते हो। तो कुछ भी पूछे सर आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारे 5% वाले सवाल का अप्रोच। ये क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो यहां पे आपका देखो क्या होमवर्क रहेगा, ध्यान से सुनना थोड़ा। तो यहां पे इन दोनों को सॉल्व करके देखना कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। और फर्स्ट सवाल में भी मैंने जो सेकंड मेथड आपको बताई थी उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया था, उसको भी सॉल्व करके देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो जहां पे आपको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूं और वहां पे कुछ ना बोलूं, तो आपका खुद से दायित्व बनता है कि सॉल्व करके देखना कि सर जो आंसर कह रहे हैं वो आंसर मैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर सर की बताई हुई चीजें सही है तो आंसर मैच होना चाहिए। तो ये होमवर्क सबसे बनना चाहिए। अब देखते हैं सर नेक्स्ट सवाल। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If it takes her 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream than to return downstream, find the speed of the stream। तो सवाल पढ़ते के साथ तुरंत मुझे क्लियर है सर कि ये मेरे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी के अंदर का बोट प्रॉब्लम का सवाल है। और बोट प्रॉब्लम के सवालों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, इसका पूरा कंसेप्ट ऑलरेडी हम अपने लास्ट चैप्टर से बिल्कुल डिटेल में सीख कर आ रहे हैं सर। तो अगर मैं अपने इस वर्ड प्रॉब्लम को 95% वाले अप्रोच के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करूं
तो मेरे बोट प्रॉब्लम का कंसेप्ट यह कहता है सर कि आपको हर बोट प्रॉब्लम में शुरुआत में 4 स्पीड पे बात करनी होती है। एक बार आपने उन 4 स्पीड पे बात कर ली तो आपका बोट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या तरीका होगा सर यहां पे? तो मुझे पता है कि हम अपने बोट प्रॉब्लम में मेनली अपने 4 स्पीड से बनने वाले एक स्ट्रक्चर, अपने 4 स्पीड से बनने वाले एक स्केलेटन पे बात करते हैं। कौन कौन सी स्पीड होती है सर? तो हमें जरूरत पड़ती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की, हमें जरूरत पड़ती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, और इन्हीं की मदद से आने वाले हमें जरूरत पड़ती है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की। यानी एक बार अपने वर्ड बोट प्रॉब्लम में इन 4 स्पीड के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया सर, तो बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और कंसेप्ट यह कहता है कि मेनली जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और हमारी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है सर, इसी को हम अपना वेरिएबल एक्स और वाई अज्यूम करते हैं। तो जितनी बातें बोली उसको यहां पे लिखो और अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करो सर 4 स्पीड से बनने वाला। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो हम लिख सकते हैं सर कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स and the speed of stream is equal to y। अब मुझे यह भी पता है सर कि इन दोनों स्पीड की मदद से मैं अपने अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की भी बात कर सकता हूं, उसको भी मेंशन करो सर। तो therefore अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू। तो मुझे पता है सर कि अपस्ट्रीम में मेरी बोट की ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो मैंने जो माना है सर, मैंने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। इसी तरीके से मुझे यह भी पता है सर कि डाउनस्ट्रीम में मेरे बोट की ओवरऑल स्पीड इंक्रीज हो जाती है सर, बढ़ जाती है। बढ़ के कितनी हो जाती है सर? तो मैंने जो माना है उसके हिसाब से यह बन जाएगी x प्लस वाई। अब ऑब्वियस सी बात है सर, चारों के चारों है तो स्पीड ही, और स्पीड की यूनिट होती है। और मैंने आपको सिखाया है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करनी है। तो स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट क्या मेंशन करोगे सर? किलोमीटर पर आवर। तो हर जगह किलोमीटर पर आवर लगाओ, kmph लगाओ। तो लिख देते हैं सर, यहां पे भी kmph किलोमीटर पर आवर, यहां पे भी kmph किलोमीटर पर आवर, यहां पे भी kmph किलोमीटर पर आवर, यहां पे भी kmph किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? तो हमने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। यानी कि जहां बोट प्रॉब्लम दिखे ना, सबसे पहले तो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। एक बार ये 4 स्पीड से बनने वाला स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया ना, उसके बाद बड़ी आसानी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। अब देखो यहां पे, अब सवाल को देखो। अब जब सवाल को देख रहा हूं ना सर, तो कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो सवाल ने यहां पे ऑलरेडी मुझे बता दिया है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है। यानी कि आपने जिस चीज को एक्स माना था सर, वो सवाल ने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या बताया है? तो वैल्यू बताई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अपने स्केलेटन में इस हिसाब से चेंज करो सर। तो सवाल ने ऑलरेडी आपके एक्स की वैल्यू बता दी है। कितनी सर? 5 किलोमीटर पर आवर। तो जहां जहां एक्स है उसके बदले वहां वहां 5 लगा दो सर। तो यहां पे भी 5 लगा देंगे, यहां पे भी 5 लगा देंगे, यहां पे भी 5 लगा देंगे। तो सवाल ने जो डेटा मुझे दे दिया उसके हिसाब से मैंने अपने स्ट्रक्चर में चेंज करके लिख लिया सर। अब आगे की कहानी देखो। अब मुझे दिख रहा है सर अपने स्ट्रक्चर के अंदर कि ओवरऑल बस एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, वो है वाई। वाई निकल गया, खेल खत्म, सवाल का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालनी है सर, तो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन ही काफी होगी। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मुझे अपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन मुझे एक इक्वेशन को बनाने में मदद करेगी जहां से मैं वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। अब जब मैंने सवाल को पढ़ा था सर, तो यहीं पे मुझे क्लियर हो गया था कि हमारी वो एक इंफॉर्मेशन कहां से कहां तक है, मार्क कर दिया सर। अब अगला काम क्या है? इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना। तो ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन दी गई है सर, इफ इट टेक्स सर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। यह मुझे कहा जा रहा है सर। अब देखो इस इंफॉर्मेशन से कैसे इक्वेशन को फ्रेम करते, ध्यान से सुनना। ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर मैं बोट से अपस्ट्रीम में जाऊंगा तो मुझे कुछ टाइम लगेगा। मान लो उस टाइम को मैं टी कह देता हूं। इसी तरीके से सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसी बोट से डाउनस्ट्रीम में रिटर्न मारूंगा तो रिटर्न जाने में भी मुझे डाउनस्ट्रीम में कुछ ना कुछ टाइम जाएगा सर। अब देखो सवाल ने यहां पे क्या कहा है, तो ध्यान से सुनना। मुझे अपने कंसेप्ट से यह भी पता है सर, बिल्कुल ध्यान से, कि सर अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, इसी वजह से अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगता है।
और मुझे यह पता है सर कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा तेज होती है, इसी वजह से डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करने में कम टाइम लगता है। और सवाल ने आपको यहां पे इस इंफॉर्मेशन में दोनों टाइम के बीच का गैप बता दिया है। सवाल ने आपको बता दिया है सर कि आपकी बोट जब डाउनस्ट्रीम में चलती है उसके मुकाबले अपस्ट्रीम में जाने में उसको 1 घंटे ज्यादा लगते हैं। सवाल ने बता दिया है सर कि अगर आपकी बोट डाउनस्ट्रीम में चलती है उसके मुकाबले उसको अपस्ट्रीम में जाने में 1 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो दोनों टाइम के बीच का आपको गैप बता दिया गया है। क्या बताया गया है सर? तो आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि दोनों टाइम के बीच का जो गैप है सर वो 1 आवर की इक्वल है। क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम के मुकाबले 1 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं सर कि अगर मैं अपने अपस्ट्रीम जाने वाले टाइम में अपने डाउनस्ट्रीम वाला टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर, तो मेरे पास अपना रिजल्ट आ जाएगा और यही गैप के बराबर है। गैप कितना है सर? 1 आवर का है। लिख लिया सर, क्लियर है? तो यहां से अब हम बड़ी आसानी से अपनी इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के ऑब्वियस सी बात है सर, बड़े टाइम में छोटा टाइम घटेगा तभी एक पॉजिटिव नंबर 1 आवर निकल कर आएगा। तो हमने जो इक्वेशन फ्रेम किया है वो बिल्कुल सही है। अब टाइम क्या होता है सर? तो अपने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में मुझे 3 फॉर्मूले पता है। उन 3 फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम को एक्सप्रेस करके दिखाओ तो आप क्या दोगे सर? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी कि सर इस टाइम को भी मैं डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्म में लिख सकता हूं, इस टाइम को भी मैं डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्म में लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना सर, जब अपस्ट्रीम टाइम की बात हो रही है तो स्पीड भी अपस्ट्रीम वाला लेंगे, जब डाउनस्ट्रीम टाइम की बात हो रही है सर तो स्पीड भी यहां पे डाउनस्ट्रीम वाला लेंगे। अब सवाल है दोनों के लिए डिस्टेंस क्या होगा सर? तो यहां पे सवाल ने अपने लैंग्वेज में आपको क्लियरली मेंशन किया है सर कि ये जो लड़की स्वाति है ना, ये अपस्ट्रीम में आपकी ट्रैवल करती है 5.25 किलोमीटर और ये वापस यहां अपने ओरिजिनल पॉइंट पे डाउनस्ट्रीम में लौट जा रही है। यानी कि इनडायरेक्टली सवाल ने आपको अपने लैंग्वेज में क्लियर किया है सर कि वो जितना डिस्टेंस अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है वो रिटर्न जर्नी में एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है सर। यानी दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। किसके बराबर है सर? 5.25 किलोमीटर के बराबर है। तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या रहने वाला है सर? सेम रहने वाला है। तो दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है सर? 5.25 किलोमीटर। लिख लिया सर। अब देखो यहां पे, अब यहां पे दोनों स्पीड की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि अपस्ट्रीम वाली स्पीड क्या है, तो आपने जो माना है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है सर यहां पे कि अपस्ट्रीम वाली स्पीड आ रही है 5 - y, तो इसको यहां पे पुट कर दिया सर। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान 1 मिनट रुक जाना, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ अब देखो, अब दिख रहा होगा। अब यहीं पे अगर मैं आपसे इस डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड की बात करूं सर, तो ये भी हमने निकाल के रख लिया है। कितना आ रहा है सर? 5 + y, इसको भी लिख लिया यहां पे। क्लियर है? और यही पूरी चीज 1 आवर के बराबर है। अब यहां से यूनिट हटा दूंगा सर तो मेरी प्रॉपर इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ रही है सर? तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है 5.25 डिवाइडेड बाय 5 - y। उसके बाद यहां पे बीच में कितना है सर? माइनस साइन है, तो माइनस यहां पे 5.25 डिवाइडेड बाय 5 + y बराबर यहां पे 1। ये हमने अपने इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। अब क्लियरली दिख रहा है सर? जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं बड़ी आसानी से y की वैल्यू निकाल लूंगा और यही मेरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सवाल मुझसे लास्ट की तरफ क्या पूछ रहा है सर? तो स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है जिसको मैंने y अज्यूम किया था सर। तो यहां पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जितनी चीजें लिखी हैं उसको पहले लिख लो, फिर मैं बोर्ड को क्लियर करूंगा। अब देखो यहां पे, अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। तो ध्यान से सुनते जाना। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे सर तो देखो क्या कहानी चलेगी। तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे 5.25 कॉमन दिख रहा है सर दोनों में, तो कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास बचा है सर 1 डिवाइडेड बाई 5 - y और यहां से बचा है -1 डिवाइडेड बाई 5 + y और इस तरफ कितना हो गया सर? बराबर 1 हो गया। अब देखो, अब इसको इस तरफ भेज देता हूं सर, तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा यहां पे 1 डिवाइडेड बाई 5 - y और उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई 5 + y और बराबर यहां पे 1 डिवाइडेड बाई 5.25। बात को समझना, 1 डिवाइडेड बाई 5.25। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई 525/100। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं सर 100 डिवाइडेड बाई 525। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सर। 520 = 100, उसके बाद यहां पे आपका कितना हो जाएगा? 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो कितना हो गया सर? 20 डिवाइडेड बाई यहां पे
आपका 105 हो गया सर। और देखो 5 4 जा 20, यहां पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4/21 निकल के आ रहा है सर। यानी ये पूरी चीज सिंप्लीफाई होने के बाद 4/21 बन जा रही है, लिख लिया सर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पे जब और सिंप्लीफाई करेंगे सर तो देखो क्या कहानी हो जाएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं सर। तो डिनोमिनेटर में 5 माइनस वाई इंटू 5 प्लस वाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस वाई स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को डायरेक्टली यहां पे एलसीएम लेके अलजेब्रा लगा के लिख लिया सर। ऊपर क्या बचेगा, अब देखो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस वाई माइनस यहां पे मेरे पास निकल कर आ जाएगा सर 5 माइनस वाई, और यही पूरी चीज 4/21 के बराबर है। अब यहां पे फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलो सर। तो 5 प्लस वाई माइनस 5 माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 25 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4/21 हो गया सर। अब देखो यहां पे प्लस 5 माइनस 5 खत्म हो गया, तो मेरे पास देखो क्या बच रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर अब y प्लस वाई यानी कि 2y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 25 माइनस वाई स्क्वायर बराबर इस तरफ 4/21 सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो चीजों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा सर यहां पे आपका 21 2 जा 42y बराबर 25 4 जा 100 माइनस यहां पे 4y स्क्वायर। अब देखो मेरे पास y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल इस तरफ जब मेरा y स्क्वायर का टर्म है तो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो मैंने आपको बार बार सिखाया है क्वाड्रेटिक जब भी बनाओ तो कोशिश किया करो कि आपके जो वेरिएबल की स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है ना, वो कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बना रहे। कब बनेगा सर, इसको बगल में बुला लेंगे तब बनेगा। तो दोनों टर्म को बगल में बुला लेते, तो माइनस 4y स्क्वायर इस तरफ आएगा तो 4y स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे पहले से प्लस 42y है और यहां पे सर 100 को बुला लेंगे तो माइनस 100 बराबर 0 हो जाएगा सर। लिख लिया, इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब यहां पे मैं फर्दर लिख सकता हूं सर। देखो क्या लिख सकता हूं कि सर ओवरऑल मुझे यहां पे 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा 2y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 21y, उसके बाद माइनस 50 बराबर 0। 2 को उस तरफ भेज देंगे, 0/2 0 खत्म हो गया। मेरे पास बचा है सर 2y स्क्वायर प्लस यहां पे 21y माइनस 50 बराबर 0। अब देखो अब मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, जिसमें आसानी से मुझे दिख रहा है कि मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा सकता हूं सर। मुझे दिख रहा है कि मेरे एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा -100। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 100। तो 100 को किस तरीके से दो फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करोगे कि जब उसको प्लस और माइनस साइन के साथ कंबाइन करो तो मिडिल टर्म 21 निकल कर आ जाए। तो मुझे दिख रहा है सर 100 को मैं 25 गुने 4 के फॉर्म में लिख सकता हूं, और 25 और 4 की मदद से मैं 21 भी बना लूंगा। अप्लाई करो सर, तो मैं लिख सकता हूं 2y स्क्वायर प्लस यहां पे 25y माइनस 4y माइनस 50 बराबर 0। पेयरिंग करते हैं सर। अब यहां पे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको लिख लिया सभी ने, रब कर रहा हूं। देखो यहां पे, अब जब यहां पे सर फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं यहां से लिख सकता हूं आपका यहां पे क्या कॉमन हो जाएगा सर, y कॉमन हो जाएगा। y को कॉमन कर लिया, मेरे पास बचा है सर यहां पे आपका 2y, और इसके बाद क्या बचा है सर प्लस 25 बचा है। इस तरफ क्या बचा है सर माइनस, यहां पे आपका 2 कॉमन हो गया, इस तरफ बचा सर 2y प्लस 25, और ये पूरी चीज बराबर 0। तो दोनों ही जगह 2y प्लस 25 कॉमन है, ओवरऑल में कॉमन निकाल लिया। इस तरफ बचा है सर y माइनस 2 बराबर 0। तो मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस 25 बराबर 0, या फिर y माइनस 2 बराबर 0। यहां से आ जाएगा y बराबर माइनस 25/2, यहां से निकल कर आ जाएगा y बराबर 2। अब खुद सोच के बताओ दोनों आंसर सही हैं या दोनों में से कोई एक आंसर सही है। तो तुरंत कहोगे सर y आखिर क्या है, तो आपके स्ट्रीम की स्पीड y है सर। तो ऑब्वियस ही बात है सर, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता सर, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। रीजन क्या दोगे ब्रैकेट में, तुरंत रीजन दोगे सर कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। क्या बचा सर, ये आंसर, यानी कि यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आपने अपने y की वैल्यू निकाल ली, और y ही क्या था, y ही आपके स्ट्रीम की स्पीड थी जो आपसे सवाल पूछ रहा था। कितना निकल के आया है सर, 2 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। तो यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू 2 kmph। फटाफट नोट डाउन करो सर चीजों को, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। फटाफट इसको नोट डाउन करो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट
दो सवाल इस टाइप के बताए हैं, तो यह सवाल सबसे बनना चाहिए सर। सवाल एक बार पढ़ देता हूं। सवाल कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये वाली वैरायटी अभी जस्ट मैंने आपको दो सवालों में सॉल्व करके दिखाई है। सभी से ये होमवर्क क्वेश्चन बनना चाहिए, फटाफट इसको नोट डाउन करो और हर एक सवाल को तीनों मेथड से बनाना, 95% वाले मेथड से भी बनाना और 5% वाले वो बचे हुए दोनों मेथड से भी बनाना। हर एक सवाल को तब एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट सवाल, अगेन उसी वैरायटी का सवाल, इसको भी नोट डाउन करो सर। अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट due to bad weather and in order to reach its destination 1600 km away in time, it had to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. Again बिल्कुल सेम वैरायटी, ये सवाल भी सबसे बनना चाहिए और तीनों मेथड से इस सवाल को बनाओगे। नोट डाउन करो सर फटाफट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा सर नेक्स्ट सवाल। An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 km if its speed is increased by 100 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. Again बताई हुई कैटेगरी सबसे बनना चाहिए। नोट डाउन करो होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड for a distance 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than the original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original average speed? तो एक काफी बड़ा सवाल सर, लेकिन सवाल पढ़ के इतना जरूर क्लियर है कि ये मेरे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी के अंदर का सिंपल वैरायटी का सवाल है। और सिंपल वैरायटी के सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे मेनली अपने बेसिक 3 में से कोई एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल धुएं में उड़ जाएगा। तो कोई एक फॉर्मूला लिख दो। मान लो मैंने लिख दिया सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आगे, अब यहां पे सर अगर मैं सवाल पे सबसे पहले अपने 95% वाले अप्रोच के हिसाब से सोचूं तो मुझे पता है सर कि अप्रोच कहता है कि सवाल आपसे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछेगा ही पूछेगा और उन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जब मैं अपने सवाल को देख रहा हूं सर, तो देखो आखिरी वाली लाइन क्या है। यहां मुझे कहा जा रहा है व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो कुल मिला के इस आखिरी वाली लाइन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है सर कि सवाल सिर्फ मुझसे एक चीज के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? तो मुझसे अपने ट्रेन की एवरेज स्पीड पूछ रहा है सर। सिर्फ एक चीज, ट्रेन की एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब सर मुझे तो यह पता है कि सवाल को दो चीजें पूछनी चाहिए थी, यहां तो इसने बस एक चीज ही पूछी। यानी कि किन दो चीजों पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कंफर्म करने के लिए मुझे अपने प्रीवियस वाली स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा सर। अब जैसे ही मैं अपने प्रीवियस वाले स्टेटमेंट में जा रहा हूं तो यहां पे लिखा है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। यानी कि यहां पे मुझे बताया गया है कि पूरी जर्नी को खत्म करने में टोटल ट्रेन को 3 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि यहां पे भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि कौन सी वो दो चीजें हैं जो कि सवाल मुझसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो फिर से इसके पहले वाले स्टेटमेंट में जाएंगे। अब इसके पहले वाले जब स्टेटमेंट में जाएंगे सर तो यहां पे तो और बड़ी भूल भुलैया है। यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मेरा ट्रेन जो है वो पार्ट्स में ट्रैवल कर रहा है सर। वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस एक सर्टेन स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद का 72 किलोमीटर का डिस्टेंस एक दूसरे स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो अगेन यहां पे भी मुझे इतना तो क्लियर हो रहा है कि स्पीड मालूम नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो दूसरी चीज क्या है सर वो क्लियर नहीं हो पा रही। यानी कि पूरे सवाल को पढ़ लिया और इस फॉर्मूले से मुझे बस इतना क्लियर है कि स्पीड एग्जैक्टली क्या थी सर वो मालूम नहीं है। आपको टोटल टाइम ऑफ जर्नी भी बता दिया है, आपको पार्ट्स में डिस्टेंस भी बता दिया है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कौन सी दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि जहां सवाल पढ़ के ये क्लियर ना हो पाए कि कौन सी दो चीजों पे काम करना है तो तुरंत 5% की राह पर चले जाना। अब जैसे ही 5% की राह पर चले जाओगे तो तुरंत आपको पता है सर कि सवाल आपको या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अगेन दो इंफॉर्मेशन देगा। दो इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर ले जाता है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जितने टर्म्स का इस्तेमाल होता है सर इन टर्म्स की वैल्यू बताने में मुझे दूसरी वाली इंफॉर्मेशन मदद करता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए वापस से मैं अपने सवाल को देख रहा हूं तो देखो क्या समझ में आ रहा है।
तो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था सर, मुझे अपनी दो इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर यहां से लेकर यहां तक हमारी एक इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद सर यहां से लेकर आपकी यहां तक हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है। अब मुद्दा यह है सर कि किस इंफॉर्मेशन की मदद से अपने क्वाड्रेटिक को बनाएंगे। तो अगेन देखो चीजें इंटरेस्टिंग होगी। मैंने आपको यह बात जरूर कही थी कि इस चीज के पीछे का एक ट्रिक होता है कि जो ज्यादा बड़ी सी इंफॉर्मेशन लगती है ना, वही मुझे क्वाड्रेटिक की ओर ले जाती है। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं होगा, यहां पे ये छोटी वाली इंफॉर्मेशन आपको क्वाड्रेटिक की ओर ले जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहां पे कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन शॉर्टकट के फॉर्म में आप वो छोटी सी चीज ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि कई सवालों में वो शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है सर। यहां पे बड़ी वाली इंफॉर्मेशन मुझे क्वाड्रेटिक नहीं दे रही, मुझे अपनी छोटी वाली इंफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक देगी सर। अब देखो यहां पे छोटी वाली इंफॉर्मेशन में किसकी बात की गई है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी की बात की गई है, यानी पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। और इसके पहले वाले इंफॉर्मेशन से मुझे पता है सर कि ये जो टोटल टाइम है ये दो टाइम से मिलकर बना है, क्योंकि आपकी जर्नी ब्रेक होकर कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले ट्रेन ने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया एक सर्टेन स्पीड से, और उसके बाद उस ट्रेन ने 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया एक दूसरी स्पीड से। तो यहां से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि ये जो टोटल जर्नी का टाइम है, ये जो टोटल जर्नी का टाइम है, टोटल जर्नी टाइम, जिसको सवाल ने आपको बता दिया है 3 घंटे के बराबर है सर, ये दो टाइम से मिलकर बना है, ये दो पार्ट टाइम से मिलकर बना है सर। तो एक तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाला टाइम, जिसको मान लो मैं T1 कह देता हूं, और दूसरा इस 72 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाला टाइम, जिसको मान लो मैं T2 कह देता हूं। तो सवाल ने आपको बता दिया कि ये जो टोटल टाइम लग रहा है सर, ये 3 घंटे के बराबर है। अब देखो टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब देखो अगर मैं अपने पहले टाइम की बात करूं, तो अगेन इसकी वैल्यू अब मुझे पता करने के लिए अपने ऊपर वाले इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। अब मुझे अपने ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है सर कि ये जो पहला वाला टाइम है ये कब लग रहा है, तो ये तब लग रहा है सर जब मेरी ट्रेन 63 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एक सर्टेन स्पीड से। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर, तो पहले पार्ट ऑफ टाइम के लिए मेरा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 63 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कुछ स्पीड। अभी स्पीड वाली जगह को खाली छोड़ देते हैं, आगे प्लस। अब यहां पे ये दूसरे वाली टाइम की बात कब हो रही है सर, तो दूसरे वाले टाइम की बात तब हो रही है जब मेरा ट्रेन अब इसके बाद 72 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक दूसरी स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है सर, तो यहां पे डिस्टेंस अलग है, कितना है सर, तो 72 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय अगेन यहां पे भी स्पीड अलग है, स्पीड को फिलहाल खाली छोड़ दिया, ये बराबर कितना है सर, 3 आवर्स। अब देखो अब यहां पे सवाल ने आपको बता दिया है कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही थी, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अब आपके ट्रेन की जो स्पीड है सर वो बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है, तो 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी गई है सर। तो अब आपको बताया गया है कि यहां जो स्पीड थी उसके मुकाबले यहां की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो यहां से अंदाजा मिलता है सर कि अगर मैं अपने 63 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाली स्पीड को x मान लेता हूं, तो 72 किलोमीटर जो ट्रेन है किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है सर, तो इससे आप 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से ट्रैवल कर रहा है सर। बन गई हमारी इक्वेशन। तो कई सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पे 95% तो नहीं लग पाएगा, लेकिन 5% आसानी से काम करेगा। लेकिन उसके लिए सोचना आना चाहिए, और बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इन 5% के लिए किस तरीके से सोचना है, क्योंकि सवाल के वेरिएशन के हिसाब से आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब अगर मैं यहां से यूनिट को हटा दूं सर, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं लिख सकता हूं अपनी इक्वेशन 63/x प्लस 72 डिवाइडेड बाई x प्लस 6 बराबर यहां पे 3। इसको सॉल्व कर लूंगा सर तो x निकल कर आ जाएगा। अब ये x क्या है सर, तो ये x एक्चुअली में मेरी वो स्पीड है जिस स्पीड से ये ट्रेन जो है सर ये 63 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है, यही वो स्पीड है सर x। आपको क्या निकालना है, आपको अपनी ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कुल मिला के आपसे सवाल इसी x की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ओरिजिनली उस ट्रेन ने इसी 63 किलोमीटर को ट्रैवल किया था इस ओरिजिनल स्पीड से। तो ये जो आप x निकालोगे सर यही आपकी ओरिजिनल स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करो सर। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या कहानी बनेगी, तो अब मैं यहां पे तुरंत लिख सकता हूं सर, ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करूं तो
दिख रहा है सबसे पहले कि मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूं दोनों टर्म से, तो 3 को कॉमन निकालो सर। तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे 3 2 जा 6 3 1 जा 3 यानी कि 21 डिवाइडेड बाई एक्स। उसके बाद प्लस यहां पे सर 3 2 जा 6 3 4 जा 12 24 डिवाइडेड बाई यहां पे x प्लस 6 और इस तरफ बराबर कितना है सर 3। तो 3 से 3 गया, मेरे पास बच गया है सर 21 बाई एक्स प्लस 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 बराबर यहां पे 1। कुछ नहीं बचा, मतलब कि सर 1 बचा है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे सर फिर से मुझे दिख रहा है कि मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूं। फिर से 3 को कॉमन निकालो, तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो 7 बाई एक्स प्लस 3 8 जा 24 यानी 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 बराबर यहां पे 1 हो जाएगा सर। अब आराम से यहां पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे सर तो 3 यहां पे ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, ऊपर हो जाएगा सर 7 इंटू एक्स प्लस 6 और यहां पे प्लस यहां पे 8 इंटू एक्स बराबर यहां पे 1 हो गया सर। अब जब इसको यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर यहां पे, अब ध्यान देना एक साथ सॉल्व करूंगा, 7x प्लस 8x कितना हो गया सर 15x हो गया। उसके बाद यहां पे 7 6 जा 42 यानी कि प्लस 42 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना है सर x इंटू एक्स प्लस 6 यानी कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर यहां पे कितना हो गया सर 1 निकल के आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो यहां पे जब प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे सर तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सर इसको इधर मल्टीप्लाई किया यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर इस तरफ हो गया सर 15 3 जा 45x प्लस यहां पे 3 2 जा 6 4 3 जा 12 126 बराबर यहां पे आपका ये निकल कर आ गया। क्लियर है, ये इक्वेशन आगे सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म्स को बगल में बुला लो, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर सर प्लस 45x इस तरफ आएगा माइनस 45x, तो माइनस 45x प्लस 6x कितना हो गया सर, तो ये आपका बन गया है माइनस 39x प्लस 126 इस तरफ आएगा माइनस 126 बराबर यहां पे 0 निकल के आ गया सर। अब यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 126 को ब्रेक डाउन करते हैं सर, 2 6 जा 12 2 3 जा 6, उसके बाद 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21। मुझे क्या बनाना है सर, तो मुझे 39 बनाना है, तो 7 3 जा 21 21 3 जा कितना हो जाएगा सर, तो ये नहीं करते 7 3 जा 21 और यहां पे 21 2 जा 42 करते हैं सर, तो 7 3 जा 21 21 2 जा 42 42 माइनस 3 कर देंगे सर 39 निकल कर आ जाएगा। टारगेट अचीव्ड लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 42x, उसके बाद प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। पेयरिंग करेंगे सर x कॉमन x माइनस 42 प्लस यहां पे 3 कॉमन अगेन x माइनस 42 बराबर 0 हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं x माइनस 42 और यहां पे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बराबर यहां पे 0। अब मैं यहां से कह सकता हूं सर अल्टीमेटली क्या कह सकता हूं कि मेरे एक x की वैल्यू आ रही है x माइनस 42 बराबर 0 यानी कि x बराबर 42 और दूसरी निकल के आ रही है सर यहां पे x प्लस 3 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 3। अब बात को समझना, आपने ये जो ओरिजिनल वाली स्पीड थी इसी को x माना था, तो आपने अपनी x की वैल्यू निकाल ली है, दो वैल्यू आ रही है। क्या दोनों आंसर वैलिड आंसर है या फिर कोई आंसर वैलिड नहीं होगा? तुरंत कहोगे सर x क्या है, तो x आपके ट्रेन की स्पीड है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती सर, गति कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। रीजन क्या दोगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा वैलिड आंसर कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर वैलिड आंसर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर कि देयरफॉर द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 42 और यूनिट क्या होगी स्पीड की सर, kmph। ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया सर। तो एक अच्छा सवाल, फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्लियर है, यहां तक समझ में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई समस्या अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो फिलहाल अपने लेक्चर को इसी सवाल पे एंड करते हैं। तो आई होप जितनी चीज आपको बताई समझाई वो क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज हो रहा हो या कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा हो सर, तो आप मेरे उस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आई होप आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल डिटेल्ड वे में प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट चाहिए तो आप magnetbrains.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो। थैंक यू।